सहयोग से ये जो हमारा रिफ्रेशर कोर्स चल रहा है, हाँ। इसमें लगातार हम स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर के साहित्य, कला, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और योगा आदि अलग अलग विधाओं से अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं उनको हम इसमें शामिल कर रहे हैं। हम्म। आज हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि जाने माने प्रसिद्ध चित्रकार, लेखक, कला समीक्षक अशोक भौमिक जी हमारे बीच हैं। सबसे पहले तो सर, आपका धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्त समय में से हम हमारे लिए ये वक्त निकाला, ये समय दिया। निस्संदेह जो ये आज का सत्र है वो कुछ अलग होने वाला है। हमारे यहाँ जो मूर्ति शिल्प है, कई इंटरव्यू में अशोक जी ने खुद बताया है कि ये प्राचीन कला है, और फिर उसी से आगे चल करके ये जो चित्र है, पेंटिंग है, इसका हमारे यहाँ विकास होता है। खास करके जो मन है उसका इस मूर्ति शिल्प से और चित्र से बहुत गहरा लगाव होता है, संबंध होता है। अगर हमारे देवताओं के चित्र नहीं बने होते, मूर्तियां नहीं बनी होती, तो शायद हमारे मन में जो उनको लेकर के छवि एक निर्मित हुई और बहुत सारी बातें हुई, वो भी इस रूप में नहीं होता जो आज हमारे ऊपर है। तो मैं सबसे पहले अशोक जी का संक्षेप में आपके सामने परिचय रखना चाहूँगा। वैसे उनके पास 50 साल से अधिक पेंटिंग का अनुभव है। 1973 में कानपुर विश्वविद्यालय से साइंस में ग्रेजुएट होने के बाद आपने कोलकाता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से फाइन आर्ट में डिप्लोमा किया था। आप बंगाल शैली के अमूर्त जीवाकृतियों के कलाकार माने जाते हैं। आपके लिए कलाकर्म लोगों तक संदेश पहुंचाने, लोगों से जुड़ने और लोगों तक पहुंचने का माध्यम है। कला समीक्षकों और प्रशंसकों के बीच आप मास्टर ऑफ क्रॉस हैचिंग के रूप में जाने जाते हैं। इस दुर्लभ शैली को आपने वर्षों से विकसित किया है और इसे आगे बढ़ाया है और स्थापित भी किया है। चाहे वह कागज हो या कैनवास, छोटा हो या बड़ा, अशोक जी की कलम और स्याही से की गई अपनी क्रॉस हैचिंग से रिक्त स्थानों को वे भर देते हैं। आप रेखाओं के घने जाल से गहरे स्थानों का निर्माण करते हैं। भारत के तमाम शहरों सहित न्यूयॉर्क, लाहौर, टोक्यो, सिडनी, दुबई, बार्सिलोना आदि स्थानों पर दर्जनों से अधिक आपकी एकल कला प्रदर्शनी हुई है और दर्जनों सामूहिक प्रदर्शनी हुई है। कला और साहित्य पर आपने देश और विदेशों में दर्जनों व्याख्यान दिए हैं। आपकी मातृभाषा बांग्ला है। आप विज्ञान के छात्र रहे हैं। इसके बावजूद आपने कला समीक्षा, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि अधिकांश का लेखन हिंदी माध्यम में किया है। आपका कहानी संग्रह है ऐसे पैसे, जीवनपुर हाट जंक्शन। जीवनी भी आपने विपुल मात्रा में लिखी है, जिसमें कुछ का नाम मैं यहाँ दर्ज करना चाहूँगा। बादल सरकार, व्यक्ति और रंगमंच, अकाल की कला और जैनुल आवेदीन, चित्त प्रसाद और उनकी चित्रकला। कला पर निबंधों का आपका संग्रह है, समकालीन भारतीय कला, हुसैन के बहाने, भारतीय चित्रकला का ऐसा, महामारी और चित्रकला, चित्रकला, चित्र और चित्रकार। आपका प्रसिद्ध उपन्यास मोनालिसा हंस रही थी बेस्ट सेलर रही है। एक और उपन्यास शिप्रा एक नदी का नाम भी चर्चित उपन्यास है। इसके अलावा गुलजार के जीवन और कार्यों पर जीरो लाइन पर गुलजार आपकी किताब है। रविन्द्रनाथ टैगोर की पेंटिंग पर कॉफी टेबल बुक है। कितने का नाम गिनाऊं। आप बच्चों के लिए भी लगातार चकमक साइकिल जैसी पत्रिकाओं में लिखते हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपका स्तंभ लेखन आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जन पक्षधरता, चाहे वह आपकी पेंटिंग हो, चाहे वह आपका लेखन हो, हर जगह हम लोगों के लिए एक ऊर्जा स्रोत का काम करता है। तो निस्संदेह आज जो आप कला को हम कैसे देखें, कला का देखने का नजरिया क्या हो, और यह जो कला है यह स्ट्रेस मैनेजमेंट में, तनाव मैनेजमेंट में ये विधा हमें किस तरह से सहायक हो सकती है,
इस पर आप बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद श्रीधरम जी। एक चित्रकार होने के नाते ऐसे विषयों पर बात करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, और जहाँ पे कि श्रोता में शिक्षक और मार्गदर्शक लोग हों तो उसके सामने बात करना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण जरूर रहता है। मुझे लगता है कि उसके पहले कि हम मूल विषय पर आए, हम एक भारतीय होने के नाते जिन समस्याओं से रूबरू होते हैं, हो सकता है कि शायद अगर यूरोपियन होते तो वो समस्याएं किसी और रूप में होती, इस रूप में नहीं होती। मेरा मतलब यह है कहने का कि चित्र से हमारा रिश्ता क्या है, कि अगर हम चित्र को स्ट्रेस बस्टर के रूप में, तनाव प्रबंधन के रूप में देखना चाहें, तो उसकी तैयारी हम में क्या है, हम चित्र से कितना परिचित हैं, हम जिस चित्र को जानते हैं वो कितने दूर तक वो चित्र है, और चित्र और चित्रण में क्या अंतर है। इन सब चीजों को मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए समझना बहुत आसान होगा, क्योंकि आप लोग शिक्षा और शिक्षण से जुड़े हुए हैं, और मुझे समझाने के लिए बहुत ज्यादा शब्दों का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। मैं मूल रूप से ये कहता हूँ कि चाहे वो कविता हो, कहानी हो, चित्र हो, उसकी रचना प्रक्रिया में दो चीजें ही महत्वपूर्ण होती हैं। उसको ज्यादा सैद्धांतिक रूप में और उसको ज्यादा एकेडमिक ढंग से अगर ना भी देखें, और सीधे सीधे अगर हम दो विषयों पर, दो मुद्दों पर आए किसी रचना के पीछे, तो उसमें पहला मुद्दा होता है कि हम क्या रचें, और दूसरा होता है कि हम कैसे रचें। इसके अलावा तीसरी चीज कोई होती नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि एक कविता लिखनी है मुझे, हालांकि मैं कवि नहीं हूँ। कविता अगर लिखनी हो मुझे, तो मुझे सबसे पहले एक विचार को अपने मन में रखना पड़ेगा। इसका मतलब है क्या लिखें, ये विचार कैसे आता है, वो शायद मेरे बचपन की स्मृतियों से, मेरी तैयारी, मेरे 50 वर्ष का जो भी तैयारी का जीवन रहा है, उनके आधार पर हम अपने विचार को तैयार करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि कविता में मैं क्या लिखूं, ये एक विचार, इसका रिश्ता विचार से है। लेकिन कैसे लिखूं, इसका रिश्ता जो है हमारे कौशल से है, हमारे उस ज्ञान से है। जैसे अगर पेंटर हूं तो मुझे पता रहना चाहिए कि मैं कैसे रंगों का इस्तेमाल करूं, और कितने रंग में कौन से रंग मिलाने पे तीसरा रंग पैदा होता है। ये सब कौशल के वस्तुएं हैं। अब जहां तक चित्रकला के बारे में है, कि अगर भारतीय चित्रकला के इतिहास देखें, जिसको लेके कभी कभी हम जरूरत से ज्यादा गर्व भी करते हैं, आ, उसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय चित्रकला के इतिहास में अगर हम 100 BC तक जाएं, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व के 100-200 वर्ष पहले, उस समय अगर अजंता को देखते हैं हम, तो अजंता में आप सभी जानते हैं कि वहाँ गौतम बुद्ध की जातक कथाएं हैं, उसका चित्रण है, और उसको म्यूरल के रूप में भी वर्णित है उसमें। तो ये जो चीजें हैं, इसके साथ अगर हम खजुराहो को देखें, या किसी मंदिर को देख लें, किसी भी ऐसी चीज को देख लें जहाँ की मूर्तियां संरक्षित है हजारों सालों से, या कि हम उन पांडुलिपियों को देखें जो मुगल कालीन अकबरनामा, बाबरनामा पांडुलिपि है, तो इन सब चीजों में आप गौर करेंगे कि इसमें जो चित्रकार उस चित्र को बना रहा है, या जो मूर्तिकार उस मूर्ति को बना रहा है, उसके पास जो मैंने पहले कहा कि क्या रचे और कैसे रचे, तो क्या रचे का जो अंश है किसी रचना का, वो चित्रकार के हाथ में नहीं है, वो मूर्तिकार के हाथ में नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि खजुराहो, जिससे कि हम ज्यादा परिचित हैं, खजुराहो की मूर्तियां जो हैं वो किसी मूर्तिकार जिन्होंने उसको तराशा, जिन्होंने उस पर काम किया, ये उनकी इच्छा या उनकी स्वतंत्रता नहीं थी कि हम इसको बनाएं। एक किसी राजा ने तय किया कि हम एक मंदिर बनाएंगे जहाँ पे इस तरह की मूर्तियां होंगी, तो उन्होंने आर्किटेक्ट को बुलाया, आर्किटेक्ट से बात हुई, और एक एक तय किया गया कि उसमें 12 इंच की और 10 इंच की मूर्तियां बनेंगी, और ये मूर्ति बनेंगी, और उसका आकार ऐसा होगा, उसकी ऐसी पट्टियां होंगी। पूरी योजना बनने के बाद उन कलाकारों के हाथ में दिया गया, या उनको निर्देशित किया गया कि आपको दोनों वक्त की रोटी मिलेगी, खाना मिलेगा, या आपको पैसा मिलेगा। एक निर्धारित पैसे के विनिमय में उन्होंने उस रचना को पूर्ण किया।
अब सवाल इस बात का है कि उस रचना के मामले में जहाँ कौशल का अंश है, जो क्या रचे और कैसे रचेगा, उस कौशल के अंश में वो मूर्तिकार और वो चित्रकार जो हैं वो विश्व स्तरीय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि उनका उन्नतम जो कौशल है वो एक उसी के लिए हम देखने जाते हैं। तो इस तरह से अगर भारतीय चित्रकला को, इतिहास को समझने के लिए हम अगर देखते हैं कि अगर उन चित्रकारों को बहुत लंबे समय तक, अगर राजा रवि वर्मा तक भी आ जाएं, मतलब राजा रवि वर्मा का जन्म जो है 1848 के आसपास हुआ था, तो उस समय तक अगर चले आए तो हमें प्राय दिखाई पड़ता है कि उसमें वो आज़ादी नहीं है कि आप क्या बनाएं। लेकिन इसके समानांतर एक और भी कला है जो कि लोक कला के रूप में हम जानते हैं, जिसमें कि आप चित्रों को देखते हैं कि उसमें कोई भी बना सकता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको चित्रकार बनना है। तो लोक जीवन को अगर हम आदिवासी या लोक जीवन को हम देखते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसमें चित्रकार नाम की जो अवस्थान है, जो चित्रकार है समाज का, वो चित्रकार के रूप में चिन्हित नहीं है जिस तरह की नागर कला में चित्रकार चिन्हित है। और वो जो चित्रकार है वो कोई भी हो सकता है, मेरी माँ भी हो सकती है, मेरी मौसी भी हो सकती है, मेरी बुआ भी हो सकती है। तो इस ऐसे समाज में चित्र की भूमिका कुछ और होती है, और जो नागर समाज में चित्र की भूमिका कुछ और होती है। ये जो विशेष रूप से समाज में एक अस्तित्व के रूप में चित्रकार, कवि, रंगकर्मी, नर्तक उभरता है, ये हमारी सभ्यता की देन है। वरना हमारे जो आदिवासी ग्रामीण और लोक जीवन है वहां पे इन ये कोई विशेष अस्तित्व इनका नहीं है समाज में। सभी चित्रकार हैं, सभी सामूहिक नृत्य में सभी नाचते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब चित्र रचना की बात करते हैं और लोक कला के जो जो जिस तरह के जो संवाद हमारे साथ है, जब एक चित्र बनाते हैं चित्रकार, नगर के चित्रकार, जो अर्बन आर्टिस्ट हैं, जो जिसका इतिहास आमतौर से हम इतिहास की पुस्तकों में पढ़ते हैं, क्योंकि लोक कला का इतिहास या आदिवासी कला का इतिहास तो हमारे इतिहास में उस तरह से दर्ज नहीं है, क्योंकि दर्ज करने वाले लोग भी नागर थे और जो चित्रकार थे वो भी नागर थे। तो सत्ता द्वारा जो पोषित समाज है उसकी उसका इतिहास जो है एक रूप का होता है। तो इन सब की ये भूमिका मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि प्राय हम लोग चित्रकला से उस तरह से नहीं जुड़े रहते हैं जिस जी तरह जी, से ये भूमिका जरूरी है, क्योंकि आपको बताऊं कि इसमें हर विधा के लोग, विज्ञान, वाणिज्य और कला, हर विधा के जो प्रोफेसर हैं वो जुड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से चित्रकला के ही लोग कम होंगे। तो जी जी, उनके लिए हर चीज जो है, हर बात नई होगी। तो चित्र के साथ जब हम चित्र को, अब हम एक विषय पे मतलब जिससे कि चीजें, जितनी बातें मैंने कही है आपसे वो कुछ समझ में आए, तो हमारा जो चित्र देखने का जो अनुभव है हम भारतीयों का, हम जब चित्र को देखते हैं हम क्या देखते हैं? हम दरअसल देखते नहीं है, हम चित्र को पढ़ने की कोशिश करते हैं। चित्र को पढ़ने की कोशिश करने का मतलब ये है कि हम अगर जो चित्र को पढ़ते हैं तो उसका जो टेक्स्ट है, उसका जो विवरण है वो हमारे मस्तिष्क में पहले से रहता है। जैसे मान लीजिए कि हम अगर किसी चित्र में दो चित्र आसपास रखें और दोनों में दो नायक को दिखा सकते हैं, दो पात्र या दो कैरेक्टर को दिखाएं जिनका किस शरीर का रंग नीला है, तो हम तुरंत ये सोचते हैं कि ये दो नीले रंग के जो व्यक्ति दो भिन्न भिन्न चित्रों में हैं, तो ये कौन है? तो तुरंत हमारी जो समझ है, हमने जो पढ़ रखा है, हमने जो जान रखा है, हम जो बचपन से जिन व्याख्याओं से परिचित है, उसके आधार पर हम उसमें चिन्हित करते हैं कि देखिए जो मोर मुकुट पहने हैं ये कृष्ण है, लेकिन जो हाथ में जो धनुष लिए हैं ये राम है। लेकिन वहां कोई राम या कृष्ण लिखा नहीं है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि एक संदर्भ है जिसको कि आप शिनाख्त कर रहे हैं कला में, और आपका सुख इस बात का है कि आपने शिनाख्त कर लिया। क्या शिनाख्त किया आपने? जो टेक्स्ट या जो आख्यान, जो व्याख्या आपके दिमाग में थी उसको आपने देख लिया। और देखने पे और शिनाख्त करने पे कहानी खत्म नहीं होती। मसलन अगर हम एक उदाहरण दें कि एक मूर्ति आप देख रहे हैं, जिस मूर्ति में एक हृष्ट पुष्ट शरीर के आखिरी आदमी बैठा हुआ है, लेकिन अब जब आप उनके चेहरे की तरफ देखते हैं, उनके मुंह की तरफ देखते हैं, उनके सर की तरफ देखते हैं, तो आप पाते हैं कि वो मनुष्य की आकृति नहीं है।
उनका चेहरा मनुष्य का नहीं, वहां हाथी का चेहरा है। अब जब हाथी का चेहरा है तो तुरंत आपकी जो समझ थी, आप जिस व्याख्या को लेके, जिस समझ को लेके, जिस टेक्स्ट को लेके आप आगे बढ़े हैं, उसके आधार पे आप पहचान लेते हैं कि ये गणेश है। लेकिन गणेश को पहचानने में कथा खत्म नहीं होती है, यूं कहें कि वहां से शुरू होती है। जब आप पहचान लेते हैं, जबकि वहां पे कोई कहीं लिखा नहीं कि गणेश है, कहीं वो व्याख्या नहीं लिखी है जिसको, जिसके सहारे आपने वहां पे शिनाख्त किया या पहचाना गणेश को, वहां से आपकी यात्रा शुरू होती है। जैसे कि एक खिड़की से आप एक कमरे के अंदर, विशाल कमरे के अंदर झांकते हैं, उसी तरह आप पेंटिंग के जरिए आप उस कथा तक पहुंचते हैं कि शिव और पार्वती के संतान के रूप में वो कोई बच्चा है, जिसे किसी कारण से नाराज होकर उसकी गर्दन काट दी जाती है। तो उसको जीवित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए एक पास में एक हाथी था, हाथी का बच्चा था, उसकी गर्दन काट पे बैठा दिया जाता है और वो फिर पुनर्जीवित हो जाते हैं। फिर वो गणेश के रूप में हमारे सामने है। फिर उनका जो यज्ञोपवीत जो हुआ था वो नासिक के पास हुआ था। फिर ये जो गणेश की जी हमारे महाभारत में आके जुड़ते हैं, उन्होंने गीता और ये सब जो पूरी जो व्याख्या है, ये खुलती चली जा रही, खुलती चली जा रही है। पर आपने शुरू किया था एक मूर्ति से, तो ये जो चित्र देखने का तरीका है, इसमें आपका कंट्रोल नहीं है। इसमें उसका कंट्रोल है जो ये चाहते हैं, जो वर्ग ये चाहता है, जो सत्ता ये चाहती है कि आप चित्र को यूं देखें। मतलब एक चित्र आपके लिए एक खिड़की बने उस अ, उस उस व्याख्यान की, वो जो कथा है, उस कथा तक पहुंचने के लिए चित्र एक दरवाजा बने, एक खिड़की बने। लेकिन यूरोप का या विश्व में या हिंदुस्तान में आज के समकालीन चित्रकला में या कहीं पे भी एक समानांतर धारा है जिसका कहना है कि जहां से हमने शुरू किया था, चित्र रचना में जो आजादी है, चित्र को रचने में मुझे जो आजादी है, जिस तरह की मैं एक चित्र को बनाता हूं, जिस समय बना रहा हूं, ये मेरा स्टूडियो है, इसके दरवाजे बंद हैं। इस बंद दरवाजे के अंदर मैं जब चित्र बनाता हूं तो मैं चित्र में पूरी आजादी लेता हूं कि मैं क्या बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, ये सब चीज मैं ये तय करके ये दरवाजा खोल के मैं बाहर निकल जाता हूं और उसी दरवाजे से मैं आपको अलाउ करता हूं कि आप आइए, आप दर्शक हैं। अब आप जब आते हैं, उस चित्र के सामने खड़े होते हैं, तो एक आधुनिक चित्रकार अलाउ करता है, ये उतना ही आजादी उसको देता है जितनी आजादी से उसने चित्र बनाया। दर्शक को उतनी आजादी देता है। दर्शक को ये नहीं कहता है कि ये देखिए इसके अंदर शीर्षक लिखा हुआ है कि ये गणेश जी हैं और उसके साथ एक नोट दिया हुआ है कि गणेश जी पार्वती और शिव के संतान थे, उसके साथ ये हुआ था, ऐसे हुआ था, ये नहीं बताता है। वो आपको पूरी आजादी देता है कि आप इसको, जैसे मान लीजिए कि गणेश से आप तो परिचित हैं, पर यही गणेश मैं रखता हूं अपने स्टूडियो में, बनाता हूं, बना के मैं निकल जाता हूं और एक जर्मन व्यक्ति को अलाउ करता हूं कि आप आइए। अब जब वो आता है, वो जब मूर्ति देखता है तो वो तो हतप्रभ रह जाता है, वो गणेश को नहीं पहचानता, वो गणेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो कहता है कि ये तो अद्भुत एक जूमॉर्फिक फिगर है जिसमें कि मनुष्य आकृति के साथ एक जंतु की आकृति, एक अंश को मिला के एक तीसरा रूप बनाया गया जो बहुत ही खूबसूरत है। मेरे ख्याल से वो जो जर्मन व्यक्ति है, जो अनभिज्ञ है, जो गणेश के बारे में नहीं जानता है, वो उस चित्र को सही मायने में सही ढंग से देख पा रहा है। और हम जो थे, जो उस गणेश की कथा को जानते थे, हम उस कथा के बीच में घुस जा रहे हैं। तो हमारे पास वो आजादी नहीं है देखने की, जो आजादी उस आदमी को है जो विषय के बारे में अनभिज्ञ है, अपरिचित है। इसी तरह मैं कहूंगा कि जैसे मान लीजिए कि हमारे गांव देहात शहर हर जगह, जहां तक विशेष रूप से हिंदी पट्टी में, आप देखेंगे कि दशहरे के बाद एक मूर्ति बनाई जाती है और बहुत विशालकाय मूर्ति होती है। यहाँ भी रामलीला मैदान में भी बनती है। तो रामलीला में वो मूर्ति बहुत ही महत्वपूर्ण मूर्ति है क्योंकि उस मूर्ति में आप देखते हैं कि 10 सर होते हैं। मैं एकदम निश्चित कह सकता हूं कि मेरे अपने अनुभव के आधार पर, हमारे मित्रों से बातचीत के, कि कोई मुड़ के देखता नहीं उसको, क्योंकि सब जानते हैं वो रावण है। और सब उस मुहूर्त का इंतजार करते हैं जब वो
तीर चलेगा और पटाखे फूटेंगे और जल जाएगा और हमारा काम खत्म। लेकिन वो जो विशालकाय मूर्ति है वो एक कला है, वो एक कलाकृति है। उस कलाकृति को कलाकृति की तरफ से हम देखना नहीं जानते हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि इसका मतलब, इसको, इसकी खूबसूरती भी देखी जाने वाली चीज है। हम एक प्रसंग के साथ जुड़े रहते हैं, राम कथा के साथ जुड़े रहते हैं, उसके उस एक इवेंट के साथ जोड़ते हैं, उस मोमेंट के साथ जोड़ते हैं कि जब उसको ध्वंस हो जाना है। लेकिन वैसे ही एक बार फिर इसमें अगर देखें कि अगर एक कोई जर्मन या फ्रेंच या ब्रिटिश कोई भी हो जो रामायण के बारे में नहीं जानता है, जो रावण के बारे में नहीं जानता है, जब वो आके खड़ा होता है तो वो तो कहता है ये तो एकदम सुरियल है, ये तो अद्भुत है कि भाई एक विशालकाय मनुष्य के एक सर के बजाय 10 सर है। वो इसका इंटरप्रिटेशन कुछ भी करे, लेकिन वो स्वतंत्र है। वो सीता के साथ, वनवास के साथ, सीता हरण के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है उस मूर्ति का। वो एक स्वतंत्र मूर्ति है जिसको कि स्वतंत्र रूप से देखा जा रहा है। जो फ्रेंच दर्शक है, जो रामायण के बारे में नहीं जानता है, जो रावण के बारे में नहीं जानता है, वो कहता है, वो देखते हुए कहता है कि भाई इसके जो 10 सर हैं, इसमें 11 होते तो ये बैलेंस ज्यादा होता। क्योंकि आप देखेंगे कि रावण के जितनी मूर्तियां हैं उसमें उसके बीच का जो सर है, मूल सर जो सर है, उसके एक तरफ 4 होते हैं, एक तरफ 5 होते हैं। ऐसा नहीं कि वो बैलेंस है। मुझे इसमें एक संयोग से मैं एक प्रसंग बता दूं कि हुसैन साहब की एक मूर्ति है, पेंटिंग है, जिसमें कि उन्होंने इसको महसूस किया कि रावण का जो सर है वो बैलेंस नहीं है, वो एक तरफ 4 है, एक तरफ 5 है। तो ये देखिए कि बड़े चित्रकार इस तरह से सोच सकते हैं, जो सोचने की आजादी लेते हैं। और वो परंपरा से चली आ रही जो रावण की जो मूर्ति है उसमें वो थोड़ा सा अपना पुट डालते हैं। और उन्होंने क्या किया, एक सर बनाया रावण का, उसके ऊपर 2 रखे, उसके ऊपर 3 और उसके ऊपर 4। मतलब इन्वर्ट पिरामिड की बात अगर करें, इन्वर्ट ट्रायंगल की बात करें, तो ऊपर रो में 4 हैं, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, 1। ये 4 3 2 1 मिला के 10 होते हैं। और ये जो परिकल्पना है हुसैन साहब की, ये परिकल्पना बिल्कुल संतुलित और बैलेंस्ड है। रावण का जो युगों से चला आ रहा एक इम्बैलेंस जो चेहरा था, उसको एक आजादी और जो फ्रीडम है, उस फ्रीडम से, क्रिएटिव फ्रीडम से वो सॉल्व करते हैं। हालांकि हम में कोई भी इस पर गौर न किया हो, वो अलग बात है। कहने का मतलब ये है कि आप भारतीय होने के नाते आप चित्र को जब देखते हैं तो उस देखने की आजादी आपको प्रायः नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको आगे चित्र दिखा के मैं चीज को समझाऊं तो मेरे ख्याल से जी ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी। ए दिख रही है, कौन सा चित्र सर दिखाना चाहेंगे? ए, हाँ लोकेश जी। ए 1895। जी जी। ये फुल स्क्रीन कर सकते हाँ हाँ, फुल स्क्रीन कर दीजिए इसको। हैं? ये चित्र जो है, फुल स्क्रीन कीजिए तब तक। ये चित्र जो है आप लोकेश जी, यस सर। आप फुल फुल स्क्रीन कर दीजिए। फुल स्क्रीन में फुल स्क्रीन किया हुआ दिख रहा है आपको? फुल स्क्रीन तो नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, फुल स्क्रीन नहीं है, उसको फुल स्क्रीन कीजिए। फोटो को सिर्फ फुल स्क्रीन के पर लाइए। हाँ, अभी खाली अभी पूरा स्क्रीन दिख रहा है। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ ठीक है, धन्यवाद। अब ठीक है सर? हाँ, थोड़ा छोटा कर दीजिए। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अब इस चित्र को देखिए, ये 1895 का एक प्रिंट है। और प्रिंट के बारे में ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, ये इसको क्रोमोलिथोग्राफी कहते हैं। अर्लियर प्रिंट है। जब हिंदुस्तान में रंगीन चित्रों का आगमन हुआ था,
तो उस समय ये क्रोमोलिथोग्राफिक एक टेक्निक है जिसमें कि ये आज जैसे हम ऑफसेट शब्द से परिचित हैं, उस समय ऑफसेट नहीं था, उस समय क्रोमोलिथोग्राफी था। इसमें रंगों का उपयोग कम होता था, बहुत चटक रंग होते थे। तो बहरहाल हम जब इस चित्र को देख रहे हैं तो हमें बताने की जरूरत नहीं, कहीं लिखा नहीं है, मैंने बहुत खोजा पर इसमें कहीं लिखा नहीं है कि ये महाभारत का वो समय है कि जब जुए में पांडव हार रहे हैं, हार गए हैं, और द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा है, सभी जानते हैं वस्त्रहरण हो रहा है। तो इसमें अब हम जरा जो जो लोग बैठे हैं तो उसकी गिनती करते हैं कि यार 5 पांडव होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए, इसमें 6 है। पर अचानक ये भी देखते हैं कि जो छठा व्यक्ति है इसके शरीर का रंग जो है नीला है, इसका मतलब ये कृष्ण है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम चित्र देख नहीं रहे हैं, हम चित्र को पढ़ रहे हैं, और इस पर्दे में हमारा ज्ञान काम नहीं कर रहा, हमें देखने की आजादी इसमें बिल्कुल नहीं है। हम जो जानते हैं, जो टेक्स्ट के माध्यम से, जो लिखित ग्रंथों के माध्यम से या सुनी हुई कहानी के माध्यम से, जो समान रूप से हम आप सभी जिस कथा से परिचित हैं, उस कथा के पात्रों को, उस कथा की घटना को हम इसमें शनाख्त कर रहे हैं। हमारा सुख ये है चित्र देखने का कि भाई हमने इसको समझ लिया कि ये द्रौपदी का वस्त्राहरण, हमने इसमें कृष्ण को पहचान लिया, हमने इसमें देख लिया कि हाथ में कोई मुकदर या गदा लिए हुए है तो वो भीम है। हमने इस तरह से लोगों को पहचान लिया, और मुझे लगता है कि यही है। इसके देखने के तुरंत बाद जो है, चूंकि मैंने पहचान लिया तो मेरी आंखें बंद हो जाती है। सामने चित्र रहता है, चित्र हम देखते हैं, पर ये जो प्रसंग है, ये जो कॉन्टेक्स्ट है, इसके सहारे हम उस कथा तक पहुंच जाते हैं। और जब कथा में विचरण करने लगते हैं तो ये चित्र हमारे सामने गैर हाजिर हो जाता है, ये गायब हो जाता है। और ये चित्र को लगभग हम आंखें बंद करके देखते हैं, और इस हालत में कोई भी चित्र, किसी भी चित्र को सही ढंग से आप नहीं देख सकते हैं। तो चित्रकला के दर्शक के रूप में हम भारतीयों के साथ एक दिक्कत तो है ही कि हम उस तरह से चित्र को देखना हम नहीं जानते हैं, या हम नहीं परिचित हैं कि चित्र को देखा कैसे जाए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो कथा है, इसका कैसे और भी कैसे असर होता है। मैं दो एक प्रसंग और दूंगा, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि युग बदलते हैं। 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी, इन शताब्दियां बदलती हैं, लेकिन हमारी जो कथाएं हैं और उस पर आधारित जो चित्र हैं वो नहीं बदलते हैं। और वो नहीं बदलते हैं इसलिए हम तुरंत उसमें जो देखना चाहते हैं वो देख लेते हैं। जिन चीजों से हम परिचित हैं, जिन कथा से हम परिचित हैं, उस कथा को हम शिनाख्त कर लेते हैं। अब इसको बी दिखाइए जरा, चित्र बी दिखाइए। हाँ ठीक है। अब फुल स्क्रीन कर दीजिए। हाँ फुल स्क्रीन कर दीजिए। दिख रहा है सर? अभी तक तो हुआ नहीं। चित्र को फुल स्क्रीन कर दीजिए। हाँ ये चित्र बहुत इंटरेस्टिंग है। जब तक वो फुल स्क्रीन करते हैं हम लोग अपनी बातचीत जारी रखते हैं। इस चित्र को देख के आप 2-3 चीजें आपको लगेंगी कि ये चित्र तो हमारा परिचित चित्र है, क्योंकि आपने इसमें एक सांप की उपस्थिति देखी है, और नदी में तैरते हुए कुछ और सांप है। और हाँ चित्र जरा दिखाइएगा। तो और उसमें कलिय दमन का चित्र है ये। कलिय दमन की कहानी आप सभी परिचित हैं, और उसमें कृष्ण के जीवन की कथा है वो, जिसमें कि कृष्ण जो हैं वो अ, कलिय एक सांप है जो जमुना नदी में रहते हैं, और उसको वो कृष्ण उसके ऊपर विजय पाते हैं। अब ये जो सवाल है कि ये जो चित्र है ये 17वीं शताब्दी का बना हुआ चित्र है, और इसमें आप देखेंगे कि नदी का रंग जो है वो नीला ना होके नदी का रंग काला है।
और ये काला इसलिए भी है कि हम जानते हैं कि ये जो सांप है, इस सांप के चलते, सांप जो बड़ा अत्याचारी था, इसके विष से इस नदी का जल नीला है। ये कथा में है। इस कथा से, जिस कथा से हम परिचित हैं, उस कथा में इस तरह के संदर्भ है। हम जानते हैं कि कृष्ण जी उसके ऊपर, कलिए सांप के ऊपर, और उन्होंने नृत्य किया था, तो वो दृश्य आप देख सकते हैं। इसमें और ज्यादा ना उलझ के हम दूसरी पेंटिंग में जाते हैं, जो सी पेंटिंग है, जिसमें कि आप देखेंगे कि कलिय दमन का 18वीं शताब्दी में बना हुआ चित्र है। वो 17वीं शताब्दी का चित्र था, ये 18वीं शताब्दी का चित्र है। 100 साल बाद का ये चित्र है। ये जरा सी को दिखाएं। श्रीधर जी, सी को दिखाइए। हाँ, ये देखिए, 100 साल के अंतराल के बाद भी कथा वही है, और वो जो पानी का रंग जो है यहाँ पे भी काला ही है। ये शैली बदली है, समय बदला है, और उसके बावजूद भी आप देखेंगे कोई चीजें हैं जो, क्योंकि कथा द्वारा हमारे चित्र संचालित है, तो वो आजादी भी नहीं है चित्र रचने की। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वही कलिय दमन का चित्र जो है आप बना रहे हैं, ये 18वीं शताब्दी में। तो एक और चित्र देखते हैं और डी देखते हैं। इसमें देखने को बहुत कुछ नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और 19वीं शताब्दी का एक प्रिंट देखते हैं, जो क्रोमोलिथोग्राफिक प्रिंट है। और क्रोमोलिथोग्राफी का अपना महत्व था, क्योंकि इसी के जरिए हमारे घर घर में देवी देवताओं के चित्र पहुंचे थे। उसके पहले तमाम मंदिर ऐसे थे जहाँ पे डी आप, दिखा दीजिए। हाँ, डी दिखाइए। हाँ, ये भी उसी विषय का चित्र है। इसमें भी आप देखेंगे कि चित्र को, ये जबकि 17वीं देख लिया हम लोगों ने, 18वीं देख ली, 19वीं सदी का चित्र है। तो कथा जब एक रहती है तो उसके बने हुए शताब्दियां बीत जाती हैं। तो हमारी जो कलाकारों की रचनात्मकता जब नहीं होगी, या उस धरातल पे नहीं होगी, तो दर्शक की रचनात्मकता भी नहीं होगी। अगर हम चित्र को देखना नहीं जानेंगे, तो चित्र से जो हम कह रहे हैं कि तनाव से मुक्त कैसे हो, वो तो बात की बात है। पहले हम अगर चित्र को देखना सीख जाएं, तब हम शायद अपने आप ही एक नए अनुभव में प्रवेश करते हैं, जहां तनाव के कोई कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आप जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, उनके दैनंदिन जीवन में आपका तनाव एक अलग किस्म का है, इसको ऑफ कर सकते हैं। तो तनाव किसी और किस्म का होता है, क्योंकि जो ज्ञान है, उस ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। हरदम लगता है कि हम अपूर्ण हैं, थोड़ा सा और भी हमें होता। ये हमारे कलीग हैं, हमारे जो साथ काम करते हैं, थोड़ी बहुत प्रतिद्वंदिता भी होती है, ज्ञान की प्रतिद्वंदिता भी होती है। शहरी जीवन में हम हरदम इंटरप्रिटेशन के ऊपर जीते हैं। किसी भी चीज को देखते हैं तो उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि जरूरी नहीं है कि इसको इंटरप्रेट किया जाए। तो ये जो ट्रैप है, जो नॉलेज का भी अपना जो ट्रैप है, उसमें हम फंस के हम एक अलग किस्म के तनाव में जीते हैं। और इसके चलते जब हम चित्र को अगर देखें, जिस चित्र के बारे में कोई संदर्भ, कोई कहानी हमें नहीं पता है, और उस चित्र की जो कहानी है, चित्र में जो देखना है, उसको अगर हम खुद देखें, और पूरी आजादी, हमें देखने की आजादी है इसको समझते हुए। ये नहीं है कि चित्र को आप, इसके बीच में जो व्यक्ति नाच रहा है, जो नीले रंग के शरीर का है, वो कृष्ण अगर है तो हम कथा जानते हैं, ठीक है, कृष्ण है। लेकिन अगर हम ना भी जाने, तब भी इस कला को, इस चित्र को हमें देखने का एक अलग ढंग होना चाहिए। और उसके आधार पर ये चित्र जो है हमें महत्वपूर्ण लग सकते हैं, या बहुत साधारण लग सकते हैं। और आमतौर से हमारे चित्र बहुत साधारण हैं। मैं अपने चित्रों को कमतर आंख के कोई बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं एक लोकतांत्रिक परिसर की बात कर रहा हूं, जिसमें कि चित्रकार जो है, वो जितना भी क्यों ना विशेष उपस्थिति उसकी समाज में हो, लेकिन एक चित्र जब रचता है, तो वो तब महत्वपूर्ण है जब वो अपने दर्शक को
पूरी आजादी देता है देखने की। उसके बीच में वो आके नरेट नहीं करता है, वो नहीं बोलता है कि यहाँ नीला रंग जो मैंने लगाया है वो एक मेरा प्रेम का प्रतीक है, और ये जो लाल रंग जो लगाया है मेरे विप्लव का प्रतीक है। ये सब कुछ नहीं बोलता, ये साहित्य है। और जब आप चित्र को की व्याख्या करते हैं तो उस चित्र को अपनी भाषा में ढाल लेते हैं। मसलन कि अगर जो मैं चित्र की व्याख्या कर रहा था अभी, तो मैं साथ ही साथ में उस चित्र को हिंदी चित्र में परिवर्तित कर रहा था, क्योंकि हो सकता है कि जो फ्रेंच जानने वाला है, जो रशियन जानने वाला है, वो तो समझ नहीं पा रहा। इसका मतलब उसके लिए ये चित्र अधूरा है। ऐसा तो हो नहीं सकता। चित्र ऐसा है, चित्र एक ऐसी विधा है जो नितांत वैश्विक है। ये आपकी कविता नहीं है जो कि बंगला कविता है, ये आपकी कविता कहानी नहीं है जो कि मराठी कहानी है। मराठी कहानी, पंजाबी कहानी, हिंदी कहानी मूल रूप से, भले वो कहानी, भले वो बहुत सुंदर कहानी हो, लेकिन उसकी एक सीमा है। उसकी सीमा है कि अन्य भाषा में अगर पढ़ी जानी है तो उसका अनुवाद होना है। अनुवाद से उसके गुण बदलते हैं, नष्ट नहीं होते, मैं कहूंगा गुण बदलते हैं, और एक स्वतंत्र रचना के रूप में वो अनुदित रचना आप तक पहुंचती है। लेकिन चित्रकला का अनुवाद नहीं होता है। जब आप विश्व की कोई कला को देखते हैं, या विश्व का नागरिक कोई हमारी कला को देखता है, तो वो अनुवाद नहीं करता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जिसको कि हम लोग कम जानते हैं, कम बात करते हैं उस पर। उन्होंने एक पत्र में लिखा था कि जब मैं चित्र बनाता हूं और जब मैं कविता लिखता हूं, दोनों के अंतर के बारे में उन्होंने रेखांकित किया था कि जब मैं कविता लिखता हूं तो मेरे पास जो बिंब है, जो दृश्य है, वो बंगला में आते हैं। वो इसलिए बंगला में आते हैं क्योंकि बंगला मेरी मातृभाषा है। जी जी। लेकिन जब मैं चित्र बनाता हूं, जब जो भी चीज मेरे दिमाग में आते हैं, तो वो बंगला में नहीं आते। इसलिए मैं उतना ही यूरोपियन आर्टिस्ट हूँ जितना कि यूरोप का आर्टिस्ट। इस बात को हम, अगर आप लोग सभी जानते हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर ये जो अंध देशभक्ति के खिलाफ थे, और देशभक्ति के जो पागलपन है उसके खिलाफ थे। वो एक वैश्विक नागरिक की कल्पना करते थे। वो उस दुनिया की कल्पना करते थे जिस दुनिया में कोई सीमा नहीं होगी, कोई मुल्क अपनी अपना पासपोर्ट नहीं होगा, सभी एक विश्व के नागरिक होंगे। हालांकि ऐसा होना संभव है या नहीं है वो बात नहीं है, लेकिन जहां संभव है वो शायद चित्रकला है। और हम भारतीय जो है इस संभावना को नष्ट करने पे सुख पाते हैं। हम उसको संदर्भ के साथ जोड़ते हैं। हम बगैर संदर्भ के चित्र बना नहीं सकते। अगर बना भी लिया, फिर भी आपको बुला के मैं अपना संदर्भ बताता हूं कि देखिए कि ये जो बिंदु मैंने बनाया ना, ये बिंदु जो है ये आध्यात्मिक बिंदु है, और ये इरोटिक भी है और ये स्पिरिचुअल भी है। ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम आपको आजादी नहीं दे रहे हैं, आपसे आजादी छीन रहे हैं कि आप अगर इस बिंदु को देखेंगे तो ऐसे वैसे मत देखिए। ये आपको साधारण बिंदु लग रहा होगा, वो आपको लग रहा, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। इसमें एक स्पिरिचुअलिटी है, इसमें एक इरोटिक एस्पेक्ट भी है, और तमाम करके हम उसको एक व्याख्या में कन्वर्ट कर देते हैं, एक साहित्यिक कृति में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो तरीका है, ये हमारी युगों से चली आ रही जो परंपरा है, जो राज सत्ता और धर्म सत्ता के अधीन हम लोग चित्र देखना हमने सीखा है, बनाना सीखा है, दिखाना सीखा है, उसकी उपयोगिता भी हमने उसी के तरह सिद्ध की है। तो उसके कारण ये होता है कि हम चित्र को देखने की हमारी तमीज नष्ट हो जाती है, और हम जब चित्र भी गढ़ते हैं आधुनिक कलाकार के रूप में, तब भी हम नहीं गढ़ पाते। मुझे लगता है कि इतनी बातें करने के बाद अभी मैं विषय पे सीधे आना पहुंचाऊंगा। उसके पहले आपको मैं एक चित्र दिखाता हूं जो कि एक आधुनिक चित्रकार द्वारा बनाया हुआ चित्र है, और इस चित्र के ठीक समानांतर दूसरा चित्र भी है, वो भी दिखाऊंगा, जो आधुनिक चित्रकार ने अपने ढंग से बनाया है। हम लोग इसको ई ई वाला चित्र दिखाइए, चित्र ई दिखाइए। जी जी। ई चित्र भारत माता। लोकेश जी, ई चित्र दिखाइए और मेरे टैब को भी थोड़ा दे दीजिए एक्सेस। ये 1905 में बना हुआ चित्र है भारत माता का, अवनींद्रनाथ ठाकुर का बनाया हुआ चित्र है। इस चित्र को जब फुल स्क्रीन कीजिएगा। इस चित्र को बनाते समय ये ऐसा दौर है,
इसका ऐतिहासिक दौर ये है कि ये 1905 का है, जो इस दौर में बंग भंग हो रहा था। बंगाल को दो हिस्सों में बांटने का लॉर्ड कर्जन का की योजना थी, उन्होंने दो हिस्सों में बांटा था। उस समय ये भारत माता का चित्र बना था। तो भारत माता का चित्र जो है एक आख्यान के ऊपर है, जो कि हम जानते हैं कि बंकिम चट्टोपाध्याय का आनंद मठ, आनंद मठ में जिस तरह से कल्पना की गई थी, ये लगभग उसी के आधार पे बना हुआ एक चित्र है। जाहिर है कि उसका चित्रण नहीं है, ये अपने आप से सोच समझ के ये चित्र बनाया गया है। इस चित्र को अगर गौर से देखेंगे तो नंबर एक ये है कि इनका जो वस्त्र है ये भगवा वस्त्र है, और उसके ऊपर यह है कि उनके सर के पीछे जो है एक हैलो है। इसका मतलब निस्संदेह ये देवी है, ये देवी हैं, यानी कि आप एक नए देवी को गढ़ रहे हैं, और गढ़ने में जो एलिमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तत्व इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपके गढ़े हुए और जो भी पूर्वतन जो देवी देवताएं हैं उनसे आप लेके गढ़ते हैं। जैसे कि चतुर्भुज, ये चतुर्भुज देवी जो है, इनकी कमल के ऊपर हैं और गेरुआ वस्त्र पहने हैं, और इनके चारों हाथ में विद्या है, सस्य है, ज्ञान है, वस्त्र है। इस तरह से एक नैरेटिव आप कर रहे हैं, और जो आयातित है, इसके साथ हमारा कोई मैंने कभी इनको देखा नहीं है, भारत माता को किसी ने देखा नहीं है, पर लेकिन भारत माता है। जबकि नेहरू की जो परिकल्पना भारत माता की थी, वो उसका भी एक चित्र आप देखिए कि हालांकि उसके नेहरू की परिकल्पना को साकार किया ऐसा नहीं है। एक चित्र और भी है अमृता शेरगिल का, भारत माता मदर इंडिया का चित्र है, उसको हम देखें। अगर चित्र एफ दिखाइए जरा। लोकेश जी, चित्र एफ। हाँ, लोकेश, मेरे टैब को भी थोड़ा एक्सेस दे दीजिए। अच्छा, ये चित्र जो है भारत माता का चित्र है और अमृता शेरगिल का बनाया हुआ चित्र है। अमृता शेरगिल की बात करते हुए मैं एक बात और करता चलूं कि अमृता शेरगिल हिंदुस्तान की 2000 साल की कला परंपरा जो है, और रविन्द्रनाथ टैगोर टैगोर और अमृता शेरगिल दो ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने की भारत की जो 2000 वर्षों की परंपरा थी, जिसमें कि एक कंटेक्स्ट, एक नरेशन, एक नैरेटिव को अपने चित्र में बनाना और चित्र के जरिए एक कथा तक पहुंचना, ये जो तरीका चलता आ रहा था, उस तरीके को, उस नियम को, उस परंपरा को अमृता शेरगिल ने अपने चित्रों के माध्यम से तोड़ा था। और उन्होंने बदलते हुए एक ऐसी चित्रकला को जन्म दिया था जहां पे किसी परिचित संदर्भ को आप इसमें नहीं तलाशते। जो कुछ भी आप देखते हैं वो आप अपनी नजर से देखते हैं, या यूं कहें कि आप देखना सीखते हैं। अभी तक तो आप पढ़ रहे थे, पर अमृता शेरगिल और रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों के बाद की जो परंपरा है उसमें आप देखना सीखते हैं। तो इस चित्र को आप देखिए, ये भारत माता चित्र है। अगर ना भी मान लीजिए कि इसका शीर्षक भारत माता रखा जाए, अगर ये ऐसे ही चित्र आपके सामने आते तो आपको कहने की दिक्कत नहीं, मतलब आपको अलग से कहने की जरूरत नहीं मुझे कि इसमें क्या है। इसमें आप अगर देखेंगे कि मैं फिर वही समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, पर आप खुद ही देख पा रहे हैं कि ये एक माँ है जिसके साथ उसके दो बच्चे हैं। एक बहुत छोटा बच्चा है और एक बच्ची है जो हरे रंग के कपड़े में लिपटी हुई है। कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है इस हरे रंग का कपड़ा या ब्राउन उनका चेहरा, इनसे कोई इंटरप्रेट नहीं है। आप इसको एक कला, एक चित्र के रूप में देखिए, एक प्रकृति के रूप में देखिए। जिस तरह से आप पहाड़ को देखते हैं, जिस तरह से आप बादल को देखते हैं, जिस तरह से आप पानी को देखते हैं, एक अगर आप शिमला में है या कहीं अपने घर के बाहर हैं जहाँ पानी बरस रहा है, आप उसका आनंद ले रहे हैं, तो आप मेट ऑफिस के रिपोर्ट नहीं खंगालते हैं, आप उसको देखते हैं, आप उसको अनुभव करते हैं। जब आप पहाड़ को देखते हैं तब आप उसकी ऊंचाई के बारे में उसको गिनती नहीं करते हैं कि गूगल सर्च करके देख ले कि हिमालय की ऊंचाई क्या है, नहीं देखते हैं। आप एक शुद्ध अनुभव करते हैं, और आपका अनुभव जो है मेरा अनुभव, मेरे अनुभव से भिन्न होता है। जरूरी नहीं कि हम आप दोनों ही एक तरह से एक प्रकृति को अनुभव करें। उसी तरह इस चित्र को जरूरी नहीं कि हम और आप एक ही तरह से देखें।
आपका देखने का जो तरीका होगा वो आपकी स्मृतियों पे आधारित होगा, आपकी अपनी तैयारी पे आधारित होगा, आपके अपने ज्ञान, आपके आपके देखने का जो तरीका बिल्कुल स्वतंत्र है, होना ही चाहिए। चित्र को देखने का अनुभव उतना ही स्वतंत्र होना चाहिए जितना कि चित्रकार के लिए चित्र रचना का। अगर इस लोकतंत्र को हम विश्वास करते हैं तो हम चित्र से कितना, ये एक बिंदु है जहां पे हम आज की बातचीत को हम शुरू करना चाहेंगे कि एक बहुत तनावपूर्ण समय में, जरूरी नहीं कि आप उस तनावपूर्ण समय में ही जिए, पर तनाव होता है जिसको कभी कभी हम पहचान भी नहीं पाते कि हम तनाव में हैं। हमारे दूसरे किस्म के रिएक्शन में वो प्रतिफलित होता है कि हम तनाव में हैं, और उसका प्रतिफलन क्या है कि मैंने किसी को गैर जरूरी ढंग से मैंने उनको डांट लगा दी, या मैंने किसी को दुत्कार दिया जो कि उसने बहुत बड़ी गलती नहीं की थी, लेकिन मैं उस बैलेंस को मुझसे खो गया। अब ऐसा है कि संतुलन को अगर हम चित्र में इसको देखें, चित्र को अगर देखें तो हम बिल्कुल धीरे धीरे धीरे, आप अगर एक नॉर्मल प्रोसेस में चित्र को देखते हैं तो आप अपने परिवेश, अपने जो आसपास का जो भी शोर है, जो कुछ भी है, उससे आप कट जाते हैं। और आप कट जाने के बाद आप इसमें खोज पाते हैं कि इसमें क्या देख रहे हैं, क्या देखना है ये नहीं, मैं क्या देख रहा हूं कि क्या देखना है भी कोई तय नहीं करता है। आपको ये शायद लग सकता है कि ये एक सड़क के किनारे बैठी भिखारिन है, आपको फिर अचानक आपको लग सकता है कि अच्छा ये जो महिला है ये तो मेरी ओर देख रही है, पर जो बच्ची है वो कहीं और देख रहा है, और जो छोटा बच्चा कहीं और देख रहा है। और फिर आपको लगेगा अच्छा देख रहे हैं ये हमारी ओर, ये जो सफेद रंग है इनके आंखों के जो सफेद अंश है, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि पूरे चित्र में वो तारों जैसे चमक रहे हैं? और अचानक आपको लगता है कि ऐसा तो मैंने कहीं सी और चित्र में प्राय ना देखा हो। फिर आपको लगता है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो काफी सपाट है। फिर अचानक आपकी नजर पड़ती है उस औरत के हाथ में जहां पे उसने चूड़ियां एक के बाद एक पहन रखी है। इस तरह से आप चित्र को देखते रहते हैं, और चित्र को देखने का सुख किसे कहते हैं, इसको आप धीरे धीरे अनुभव करते हैं। और इस प्रक्रिया में जो आपसे छूट जाता है, आपका वो तनाव, आपका जो और भी जिस काम में आप लोग लगे रहते हैं एक शिक्षक के रूप में, आपके तमाम तरह के एंगेजमेंट्स होते हैं, अपने को तैयार करना, साथ ही साथ अपने स्टूडेंट्स को तैयार करना, ये दोनों समानांतर चलते हैं। और ऐसी स्थिति में एक चित्र को देखते हुए जब आप उसमें खोजते हैं और कुछ पाते हैं, अब आप देखिए कि जब अगर इसके बारे में ये तय होता, ये आपको मैं कहानी बता देता कि ये एक महिला है जिसका, जो कि उसमें रामचरितमानस में अहिल्या की बहन के रूप में इसका उल्लेख है, एक कथा में कर देता कि अपनी बिटिया और बेटे के साथ फला जगह रहती थी जहाँ पे महाप्रभु गए थे, उन्होंने इनको स्पर्श किया, इस तरह की कथा होती। फिर आप इस चित्र को एक फ्रैक्शन ऑफ मिनट देख के आप आगे बढ़ जाते हैं, आप उस कथा में चले जाते हैं। लेकिन उस कथा के अभाव में आप इस चित्र को देखेंगे और बार बार देखेंगे और लोगों को दिखाएंगे भी, और बिना किसी संदर्भ के दिखाएंगे। और चित्र जो है वो खामोश चित्रकला है, चित्रकला एक खामोश कला है, उसमें कोई ध्वनि नहीं है। एक चित्र में अमृता शेरगिल का, मेरे बहुत प्रिय चित्रकार है, मैं एक चित्र और आपको दिखाता हूं, चित्र जी देखेंगे। जी, कई बार ऐसा लगता है आपको सुनते हुए कि हम लोग अगर पहले से कथा ना हो हाँ हमारे भीतर, तो हाँ, फिर पेंटिंग में जब हम प्रवेश करेंगे तो फिर पूरा आसमान हमारा होगा, हम कहीं भी भटक सकते हैं और कुछ बिल्कुल भी बिल्कुल हमारा। वो आजादी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसको हम मान के चले कि ये भारतीय कला और अमेरिकी कला और ब्रिटिश कला, ये सब तो जो आर्ट हिस्ट्री के जो टीचर और स्टूडेंट है, ये उनका विषय है। हमारे लिए वो एक कला है, चित्र है। हमारे लिए पिकासो जो है कोई वो स्पेनिश चित्रकार नहीं है, और जी हमारे लिए पिकासो जो है दिवंगत चित्रकार भी नहीं है, वो जीवित है। चूंकि जी वो, उनसे मैं प्रेरणा ले रहा हूँ, उनसे मैं एग्री करता हूँ, उनसे मैं डिसएग्री करता हूँ, इसलिए वो मेरे समकालीन है। और इस तरह से एक उदार मंच चित्रकला का है, और उसमें प्रवेश करना, तमाम तरह के तनाव से अपने को मुक्त करना है। खाली आपको थोड़ा सा ट्यून अप करना है, आपके थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो चित्र देख रहे हैं, हम किसी के बताए हुए नरेशन को क्या पढ़ रहे हैं चित्र में। ये चित्र बहुत महत्वपूर्ण चित्र है, इसको हम जरा अलग ढंग से देखेंगे। कम से कम
हम लोग मिल के नहीं देख रहे हैं, जिस तरह मैंने इसको देखा है। और मैं कोई एकेडमिक्स नहीं हूँ, और जितना मैंने देखा है वो ही आप भी इसमें खोज पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि चित्र है, इसके बाएं से दाहिने ओर एक सफेद पट्टी सी जो भवन बना हुआ है वो उसकी दीवार एकदम सफेद पट्टी बाएं से दाहिनी तरफ चली गई है। ये बहुत सुंदर लगता है कि जिसने इस सफेद पट्टी ने चित्र को 3 हिस्सों में बांटा है। पीछे एक जंगल है, सामने एक मैदान है जिसमें कि कुछ लोग बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। अब इस पीछे जंगल को अगर देखें कि अचानक हमें लगता है कि अरे इसमें लाल पेड़ कैसे हैं। यानी हमने लाल पेड़ देखे, बिना किसी संदर्भ के हमने लाल पेड़ देखे, जो कि पहले हमने गौर नहीं किया था। अब जब हमने इस बातचीत के बाद देखा, तो मैंने देखा कि ये जो पीछे जो भवन है उसके सामने 2 महिलाएं खड़ी आपस में बात कर रही हैं। एक दरवाजे के पर खड़ी है, एक दीवार जिसका बैकग्राउंड दीवार है, और उसका बैकग्राउंड चूंकि दीवार वाइट है, सफेद है, इसलिए उसका जो ओढ़ना ही है, उसका जो दुपट्टा है जो लाल रंग का है, वो दिखाई पड़ रहा। अब इतना देखते हुए हमने देखा कि ये जो सामने बैठी औरत है जो कुछ कूट रही है, इसके इसके इसका जो दुपट्टा है वो भी लाल रंग का है। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि दोनों में आकार में बहुत अंतर है। इस अंतर के सहारे चित्रकार ने इस दूरी को दिखाया है कि वो लड़की, जो औरत, जो 2 लोग बात कर रहे हैं, वो लोग काफी दूर हैं, और ये लोग जो है आपके पास हैं। और ये जो बगल में बैठा हुआ जो वृद्ध व्यक्ति है, वो 3 बच्चों को कहानी सुना रहा। ये कहीं लिखा नहीं था, इसमें कहीं लिखा नहीं है कि ये, हालांकि इसका टाइटल स्टोरी टेलिंग है, एंशियंट स्टोरी टेलिंग, अतीत की कथाओं को सुनाने का एक वो। पर अगर हम टाइटल ना भी जाने, शीर्षक ना भी जाने, क्योंकि शीर्षक भी एक गड़बड़ मामला होता है, क्योंकि शीर्षक भी एक भाषा में होती है, अंग्रेजी में होगी या हिंदी में होगी, तो फिर जो जो भाषा हिंदी और अंग्रेजी नहीं जानते हैं उनके लिए ये अनटाइटल्ड ही होगा, शीर्षक विहीन होगा, क्योंकि शीर्षक तो वो नहीं जानते, उस भाषा को नहीं जानते हैं। तो किसी भाषा द्वारा चित्र जो है की सीमा तय नहीं हो सकती, क्योंकि चित्र जो है भाषा के कहीं ऊपर है। तो इस चित्र में आप इस तरह देखते हुए आपको लगेगा कितने म्यूटेड कलर्स यूज किए हैं। तो आपने कुछ समय जब बिताया इस चित्र के साथ, आपने जब इसमें चित्र को अनुभव किया, जो कि आपने चित्र को जो जिस तरह से देखा, उसके सुख ने आपका तनाव, आपको आपके तनाव मुक्त करते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर का एक बहुत सुंदर वाक्य है, जो मुझे बिना व्याख्या के, अगर मैं एक भी व्याख्या ना करूं तब भी आपको समझ में आएगा। उन्होंने कहा था कि पेंटिंग्स आर देयर फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग, यू शुड नॉट अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड ए पेंटिंग, इंस्टेड यू शुड फील ए पेंटिंग। मतलब एक चित्र जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं बना है, उसको समझने की बात नहीं है, उसको अनुभव करने की बात है। हैविंग सेड दिस, कि चित्र समझने की नहीं है, और चित्र जो है अनुभव करने की चीज है। फिर ये प्रश्न आता है कि चित्र कौन वो है, कौन वो ताकत है जो हमें चित्र को समझाना चाहता था, जो चित्र के जरिए हमें कुछ समझा रहा था। हमें चित्र के साथ यूं, आम जो हम लोग हैं जो इसको कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, उनसे चित्रकला की दूरी क्यों है। हम क्यों नाटक देखते हैं, हम रात को क्यों ओटीटी में मूवीज देखते हैं, हम क्यों सिनेमा हॉल में जाके पिक्चर देखते हैं, लेकिन हम चित्रकला की किसी प्रदर्शनी में नहीं जाते हैं। ये आपकी जरूरत नहीं रही कि चित्र देखा जाए, और ये आज का नहीं है, ऐसा ऐसा समय जो है 47 के पहले नहीं था। जो लोग, आप लोग इतिहास के छात्र, शिक्षक है, जो परिचित हैं, उनको पता है कि 1901-2 के आसपास इलाहाबाद से 3 पत्रिकाएं निकलती थी प्रमुख। एक सरस्वती पत्रिका निकलती थी, एक मॉडर्न रिव्यू अंग्रेजी में निकलती थी, और प्रवासी निकलती थी बांग्ला में। तीनों पत्रिकाओं में चित्र छपते थे, पेंटिंग्स के रिप्रोडक्शन छपते थे। इसका मतलब यह है कि पाठक, जो साहित्य का पाठक था, वो चित्रों से परिचित था। लेकिन आज आप देखेंगे कि आज आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको अखबारों के पेज 3 में आपको मिल जाएंगे कि कॉकटेल हो रहा है, उसमें चित्र कहीं नहीं है। वहां बड़े बड़े लोग खड़े हैं, यही सब आपको दिखाई पड़ते हैं।
लेकिन ये जो सदियों से चला आया है ना कि चित्र को समझिए, चित्र को समझाएगा, कोई पुरोहित है जो चित्र को आपको समझाता है, जो जातक कथाएं दीवार पे लिखी है उसको कोई समझाता है कि ये महाकवि हैं, ये एक जन्म में गौतम बुद्ध कपि के रूप में आए थे, बंदर के रूप में जन्म लिया था, वो बंदरों के राजा थे, इस चित्र में देखिए इसकी वर्णना है। ये जो तरीका है समझाने का, ये किसका स्वार्थ है? किसका स्वार्थ है जो चित्र को इन समझने की जोन में खींचे ले जा रहा है, जो हमारे अनुभव से चित्र को दूर कर रहा है? अगर हम हमारी जमीन को रिक्लेम करते हैं तो मेरे ख्याल से तनाव मुक्त होने का इससे बेहतर और कोई उपाय नहीं है। मेरे ख्याल से, मेरा अपना जो अनुभव है कि अगर आप किसी नॉन वर्बल आर्ट में, ये जैसे कि मान लीजिए कि म्यूजिक है, नॉन वर्बल म्यूजिक, जैसे कि शहनाई, हरिप्रसाद चौरसिया का शहनाई सुन रहे हैं और उसमें आपको ये भी नहीं पता कि हरिप्रसाद चौरसिया कौन है, फिर तो अद्भुत आपको अनुभव होगा ना। किसी भी दबाव में नहीं रहेंगे आप, उससे मुक्त हो जाइए। मतलब मोनालिसा पेंटिंग के सामने खड़े हो जाइए। अगर आप फ्रांस में गए तो बड़ी भीड़ होती वहां पे, तो अगर आप चित्र के सामने खड़े हो जाएंगे तो कोई गाइड अगर आपका होगा तो वो कहेगा कि इस पेंटिंग का नाम मोनालिसा है और लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। तो आपको मुड़ के कहना चाहिए कि मैं एक दर्शक हूं, मैं कोई कला इतिहासकार नहीं हूं, मैं कोई कला का छात्र नहीं हूं, मुझे उसका नाम मोनालिसा है या सीताराम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या इसको बनाने वाला जो है लियोनार्डो दा विंची, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इन संदर्भों से भी मुक्त हो जाइए, फिर देखेंगे उस चित्र में आपको कितनी चीजें मिलती हैं। पर हमारी दिक्कत यह कि एक चित्रकार के रूप में भी जब आप मेरी प्रदर्शनी में आते हैं तो मैं आपको समझाने लगता हूँ और आप चलते समय ये कहते हैं कि बहुत अच्छे चित्र हैं, पर चित्र आपने देखा ही नहीं। आप तो मेरे जो मैं जिस तरह से नरेट कर रहा था वो इतना बढ़िया, इतना खूबसूरत कर रहा था कि आपने ये मान लिया कि मेरे चित्र भी इतने अच्छे। तो ये जो तरीका है, इससे जब आप मुक्त होंगे, मुक्त होते ही आप रिक्लेम करते हैं, आपसे छीनी हुई जमीन को आप रिक्लेम करते हैं। आप एक चित्र को चित्र की तरह देखिए और जब बगल में कोई अगर इसको समझाने आए तो उसकी ओर कहें कि कृपया शांत रहे, इस चित्र को मुझे देखने दीजिए, कोई चुनौती नहीं है। आप जो ये आम लोग कहते हैं कि मुझे तो मॉडर्न आर्ट समझ में नहीं आती, मुझे तो पेंटिंग समझ में नहीं आती, नहीं, सवाल समझ में नहीं आती नहीं, आप इतना समझते हैं कि ये जो आपकी जमीन है इसको आप क्लेम नहीं कर रहे। आपने मान लिया कि राम को राम पहचान लेना और कृष्ण को कृष्ण पहचान लेना, या द्रौपदी का चीर हरण वाला जो दृश्य है उसको महाभारत के एक विशेष दृश्य के रूप में एक चित्र में शिनाख्त कर लेना, ये अगर चित्र देखना है फिर तो चित्र देखना नहीं है। ये चित्र देखना मंदिरों में होता है, ये चित्र देखना म्यूजियम में नहीं होता है। संग्रहालयों में चित्र जो होते हैं, किसी भी समाज में जहां पे प्रोग्रेसिव अगर सोसाइटी है, वहां से जब मूर्तियां उठ के संग्रहालय में जाती है तो वो अपने संदर्भ को मंदिर में छोड़ आती है और फिर आपके सामने जब वो मूर्ति होती है, चाहे वो गंगा की मूर्ति हो चाहे वो यमुना की मूर्ति हो, वो एक कलाकृति के रूप के आपके सामने आती है। और अगर आप में वो आपने तरीका विकसित कर लिया अपने में कि एक कलाकृति को हम कलाकृति की तरह देखेंगे, तब आपको सब दिखाई पड़ेगा जो एक चित्रकार या रचनाकार दिखाना चाहता है। हम चाहते हैं कि आप देखें कि किस तरह से मैंने इसका फॉर्म दिया है, मैं चाहता हूं कि आप देखें कि इसका कलर मैंने कैसे मिक्स किया है, लेकिन आप देखना नहीं चाहते हैं। तब मैं रिसोर्ट करता हूं कि आपको मैं समझाने लगता हूं। ये भी एक हारी हुई सत्ता की आखिरी प्रयास है। जब वो बोलने लगता है, जब चित्रकार बोलने लगता है, तो आप मान लीजिए कि वो चित्रकार हो, चाहे वो धर्म सत्ता या राज सत्ता या कोई भी सत्ता को रिप्रेजेंट कर रहा है, या अपने ऐतिहासिक जो कमियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी आखिरी जो उसके पास जो औजार है वो उसकी भाषा है, उसके शब्द है। और आप चित्र देखते समय उन शब्द को बंद कीजिए, तब आप देखेंगे, इसको अनुभव कर सकते हैं। मैं चलते चलते, इसके पहले कि मैं आपसे कुछ सवाल लूं, अगर मेरे में उतनी क्षमता है तो आप लोगों को सवाल का उत्तर भी दे सकूं, मैं दो और चित्र दिखाऊंगा और एक एक मिनट उसके ऊपर बात करते हैं। जी जी, हम तो चाह रहे थे एक एक चित्र कम से कम आप अपनी भी दिखाते और उस पर थोड़ी बात
हम लोग कहते हैं। आह, आज रहने दीजिए, फिर कभी ठीक है जी आज जी। रहने दीजिए। वो अमृता शेरगिल, आज तो मैंने कहा ना, कोई संदर्भ नहीं, मेरा चित्र, अमृता जी का चित्र, कोई नहीं, चित्र को जी चित्र समझे और जी दृश्य दिखाइए। ये विदेशी चित्र है, इसको मैं दिखाता हूँ, जो कि हमारे देश और ये जो सीमाएं हैं, इसको भी दूर करने की जरूरत है। ये कोरबे का एक चित्र है, बहुत सुंदर सा चित्र है। अब इसको आप देखिए, इसमें क्या आप इसको कहेंगे, क्या व्याख्या देंगे, किस कहानी को इसके साथ जोड़ेंगे, किस रचनाकार को जोड़ेंगे? इसको अगर देखते रहेंगे तो आपको लगेगा, जिस तरह मैंने देखा है, कि इस चित्र में आसमान को इतना बड़ा अंश बनाया गया है, जबकि जमीन, वो जो पानी है, पानी और जमीन के दोनों हिस्से से कहीं कई गुना ज्यादा हिस्सा जो है आसमान को है, जहां बादल उमड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस चित्र का जो नायक है वो बादल है। इस चित्र को बनाने का उद्देश्य है उन बादलों को पकड़ना, उस बादलों के बीच से झांकते हुए उस नीले आसमान को पकड़ना। चित्रकार का शायद ये उद्देश्य रहा है। और मैं देखता हूं तो इतने बादलों के बावजूद भी ये मुझे चित्र जो है, मुझे शांत करता है। इसमें एक आंधी आने के, एक तूफान आने के पहले का मुझे आभास भी होता है, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि उस नीले पानी में दूर एक कोई जहाज है, और जमीन पे दो और नाव हैं, जो परित्यक्त नाव है, जो पड़े हैं। अब मान लीजिए कि ये दो नाव नहीं होते, ये जो जमीन पे दो नाव दिख रहे हैं तट पर, ये नहीं होते तो ये चित्र क्या मुझे अच्छा लगता? शायद नहीं लगता। तो इस तरह से हम चित्र को देख रहे हैं। ये चित्र देखने का अगर मेरा मेरा अपना तरीका ये है, आपका कुछ और हो सकता है। तो आपको लगता है कि अगर ये दो नाव जो है, इस चित्र के बीचों बीच रख दिया जाता तो कैसे होता? तो मुझे लगता है कि बड़ा मैकेनिकल होता। जो मुझे लगता है कि इस चित्र का, ये चित्र इतना अच्छा इसलिए है कि मैं इसमें कुछ भी जोड़ नहीं पा रहा हूं। इस चित्र में मानव उपस्थिति नहीं है, लेकिन मैं खुद तो मौजूद हूं। मैं खुद तो यहाँ बालू तट पे मैं खड़ा हुआ इस चित्र को देख रहा हूं। इसमें मेरी उपस्थिति, मानव उपस्थिति और क्या होगी, मैं खुद ही उपस्थित हूं। तो इस तरह से अगर आप देखते रहेंगे, जब मेरी बातचीत के बावजूद भी अगर इन चित्रों को एक बार आप देखना चाहेंगे, तो आप निश्चित जानिए कि जितना मैंने कहा है उससे कहीं कहीं ज्यादा आप इसको अनुभव करेंगे। और आने वाली पीढ़ी जो है, आप लोगों के बाद स्टूडेंट्स हैं, आपके घर के बच्चे हैं, आपके जो आसपास के लोग हैं, उनको भी बताइए कि आज अगर हम लोगों ने कोई कायदे की बात की हो तो उन तक भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो इससे दूर रहे, वो चित्र के रस से दूर रहे। ये तो कोई बहुत लोकतांत्रिक मामला है नहीं। वो चित्र के जो रस से, चित्र को देखने का जो आनंद है, उससे क्यों दूर रहेंगे? क्यों कोई उनको चित्र समझाएगा? क्यों उनको कोई बताएगा कि भाई आप जो है दोयम दर्जे के हैं, आपको चित्र की समझ नहीं है? मैं हूं चित्रकार और मैं आपको समझाऊंगा चित्र में क्या है। इस तरह की परंपरा को क्यों ना तोड़ा जाए? एक और चित्र दिखाते हैं आपको। जी जी। ये आई चित्र दिखाइए। आप लोग अपना प्रश्न भी तैयार रखिए हाँ, अशोक के बिल्कुल। लिए। हाँ, बहुत सारी व्याख्याएं के बावजूद आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे चित्र को लेकर के। फिलहाल ये इसको चित्र लेकर। मुझे बहुत पसंदीदा चित्र है। ये हालांकि नॉर्मन रॉकवेल का चित्र है, ये इलस्ट्रेशन है, पर इलस्ट्रेशन किस चीज का है इसके बारे में मैं नहीं जानता, और आप भी नहीं जानते, क्योंकि ये चित्र उस हिसाब से एक बड़ा क्रिएटिव वर्क है। इसका नाम लव सॉन्ग है, उस पे शीर्षक पे मत जाइए। इस चित्र को आप अगर देखते रहेंगे तो लगता है कि हाँ, बाहर जो है बारिश हुई है, एक आदमी, दो लोग अपना, दोनों म्यूजिशियन हैं, एक शहनाई नुमा कोई यंत्र बजा रहे हैं, एक बांसुरी बजा रहे हैं, और दोनों आके एक जगह बैठे हैं जिसके पीछे एक नक्शा है, और वो बजा रहे हैं। दोनों इतने तन्मय हैं कि आप देख सकते हैं कि जो बांसुरी बजा रहा है, उसने अपने कोहनी के नीचे जो है नोटेशन को दबा रखा है। वो बाएं हाथ के कोहनी के नीचे
उस नोटेशन को रख के उसको देख के बजा रहा, और दूसरे ने टेबल के ऊपर बिछा के बजाया। वो इतने इंटेंस है, इतने तन्मय है कि अगर आप गौर करेंगे कंपोजिशन के हिसाब से कि दोनों की आकृति एक त्रिकोण बनाती है। जो बाएं का आदमी है उसका सर दाहिनी ओर झुका है, और दाहिने का आदमी जो व्यक्ति है उसका सर थोड़ा बाईं ओर झुका है। इस तरह से चित्र जो है, बीच में टेबल है, एक अद्भुत संयोजन बनाता है। और ये जो मैं कह रहा हूं ये कोई एकेडमिक बात नहीं है। जो मैं कह रहा हूं वो आप देख भी रहे हैं, अब तक आपने नहीं देखा क्योंकि चित्र से ही पहले सोचा कि भाई कोई समझा देता तो मुझे अच्छा था। क्योंकि चित्र समझने की चीज नहीं है, चित्र अनुभव करने की चीज है। तो उसी समय हम देखते हैं कि एक लड़की खड़ी है, और जो मुझे लगता है कि ये इतनी तन्मय हो कि इस दोनों को सुन रहे हैं, या कि ये भी लग सकता है कि वो कुछ अपने आप में इस संगीत के माध्यम से अपनी स्मृति में कहीं वो खो गई है, क्योंकि आंखें बता रही है कि वो कहीं और सोच रही है। नॉर्मन रॉकवेल अपने चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे, और उनके चित्रों में ये बात दिखाई देती थी कि वो ध्रुव, जो उम्र के जो दो ध्रुव होते हैं, वो प्रायः अपने चित्रों में दिखाते थे। दोनों पुरुष जो हैं वो काफी उम्र दराज हैं, और जबकि वो लड़की जो है वो कम उम्र की है। इस तरह से वो दो ध्रुव अपने चित्रों में तैयार करते थे। यदि हम इस बात को न भी जाने, फिर भी हमारी आंखें तो खुली है ना, हम तो देख ही रहे हैं। और मैं आश्चर्य भी हो रहा है कि ये जो औरत जो घर के नौकरानी लगती है, क्योंकि हाथ में एक झाड़ू नुमा लिए है, इसकी उपस्थिति और इसका उदास चेहरा और इन दोनों की तन्मयता, ऐसा लगता है कि दोनों जो संगीतज्ञ जो है ये बिल्कुल बेखबर है कि कोई खड़ी होकर वहां सुन भी रही है। और इतनी सब चीजों के बीच में हमें वो खिड़की दिखाई पड़ती है जिसमें आधे में पर्दा है और आधे से आसमान दिख रहा है। ये सब मिला के आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके ऊपर कम से कम 10-15 मिनट तो बिता ही जा सकते हैं अगर आप देखना शुरू कर दें, या मान लीजिए कि 5 मिनट भी बिता दें, तो 5 मिनट आपके तनाव के मुक्त होते हैं। आप अगर तनाव मुक्त होना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि संगीत के बाद या संगीत से बेहतर कुछ भी कह लें, चित्रकला एक ऐसी है, चित्र अगर उनको अपने संदर्भों से काट ले, या ऐसे चित्र देखें जिसमें कोई परिचित संदर्भ ना हो, और उसको देखते देखते आप उसे अनुभव करना सीखें, तो इससे बेहतर आप तनाव मुक्त होने वो नहीं हो सकते। और न केवल तनाव मुक्त होते हैं, पर आप एक लोकतंत्र के परिसर में प्रवेश भी करते हैं। आपको आप अपना आत्मविश्वास भी होता है कि हाँ, चित्र को देखने की आज़ादी जो है वो मैंने हासिल की है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप हमारे जितने भी सवाल हैं आप पूछे। मैं नहीं जानता कितना आप लोगों को संतुष्ट कर पाऊंगा, लेकिन जरूर कोशिश करूंगा। जी बिल्कुल सर, जो आपने ये बातें कही कि सूचनाओं के जाल में फंसकर, और कई बार जो पूर्व ज्ञान का आतंक होता है उसके बिना अगर हम चित्र में, पेंटिंग में प्रवेश करें तो जाहिर है ध्यान हमारा अपने आप एकाग्र होता चला जाएगा कि आखिर इसमें है क्या। और यहीं से शुरू हो जाती है कि आप तमाम बाकी जो आपके दिमाग में जो बातें हैं वहां से आप एक जगह शिफ्ट हो जाएंगे। तो निस्संदेह यहीं से तनाव मुक्त की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो आपने आज एक मंत्र दिया। आपने ये भी कहा कि संगीत के बाद पेंटिंग ही एक ऐसी विधा है जो आपको, अगर इस तरह से आप उसमें जाएं तो बिल्कुल तनाव मुक्त और स्ट्रेस मैनेजमेंट की ओर जा सकते हैं। आप रंगमंच के भी गहरे जानकार हैं, रंग बादल सरकार पर तो आपकी किताब ही है, इसके बावजूद आपने पेंटिंग को दूसरा स्थान दिया। कुछ प्रश्न आ रहे हैं और कुछ टिप्पणियां भी लगातार आ रही है। उससे पहले मैं एक प्रश्न, अपना प्रश्न पहले मैं आपसे पूछ लूं जी कि एक चित्रकार का मनोविज्ञान और उसका तनाव क्या होता है। दुनिया भर में बड़े बड़े चित्रकार होते हैं और आप खुद एक चित्रकार हैं। जब आप एक चित्र में प्रवेश करते हैं तो वो कैसा मनोविज्ञान होता है, और जब चित्र बनने की प्रक्रिया, उससे पहले का तनाव और मनोविज्ञान क्या होता है, और अंत जब वो रिलीज हो जाती है तो उस समय का थोड़ा इस प्रक्रिया को हमारे सामने रखें। नहीं, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, क्योंकि दो तरह का तनाव होता है। एक चित्रकार के नाते दो तरह के अनुभव होते हैं। एक
या यूं कहे कि तीन तरह के अनुभव होते हैं। एक होता है कि जब हम किसी दूसरे के चित्र को देखते हैं, तो उस समय देखते समय बार बार हमारी जो भारतीय होने की, जो मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, जो मेरे भारतीय होने की जो तैयारी है, जो दबाव है, उसमें मुझे ये लगता है कि चित्र देखते समय हम एक तरफ ये लगता है कि इसको समझा जाए, हाँ इसको समझा जाए, और दूसरी तरफ ये लगता नहीं, इसको समझा ना जाए, इसको अनुभव किया जाए। ये एक शिक्षा का मुहूर्त है। जब मैं एक चित्रकार के नाते एक दूसरे चित्र को देखता हूँ, मान लीजिए पिकासो का गुएर्निका देख रहा हूँ, तो वो मैं कई चीजें मेरे पास एक मुझे शिक्षित भी करती है, मुझे ये भी बताती है कि क्या करना चाहिए, क्या चित्र नहीं, चित्र में क्या नहीं लाना चाहिए। अब मेरी सीमाओं को भी वो रेखांकित करती है, मेरी शक्ति को भी वो बढ़ाती है। लेकिन जब मैं चित्र रचना करता हूँ, वो समय एक और होता है। जैसे कि एक आरंभिक समय में आप एक कल्पना कर लेते हैं कि इसको इस तरह से बनाना है, एक रफली आप एक आइडिया कर लेते हैं। फिर जब आप बनाना शुरू करते हैं तो दो चीजें जब बनती है, तो तीसरी बात जो है वो अपने आप चित्र के अंदर से निकलती है। आपको लगता है कि चित्र जो है आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, वो कह रहा है कि ये जो जगह है ये खाली है। अभी मैंने आपको जो बताया कि वो जो समुद्र तट पे जो दो नाव है, ये जो चित्रकार ने बनाया होगा, तो उसको निश्चित रूप से दिमाग में आया होगा कि मुझे कुछ यहाँ रखना है, कुछ रखना है, क्योंकि बड़ा ब्लैंक लग रहा है, बड़ा खाली लग रहा है। उस सूनेपन को बहुत छोटी चीज से भरना था। तो उसने, आपने देखा होगा कि उसने चीज को तो, नाव को तो बहुत छोटा बनाया, लेकिन उसको गहरे रंग से बनाया, जिसकी उसकी उपस्थिति जो है वो कहीं मिस ना हो। उसकी उपस्थिति कहीं इतना ना हो कि हल्के रंग से कि वो मिस हो जाए, इस चित्र को प्रभावित ना करे। चित्र में उपस्थिति उसकी दर्ज हो, इसके लिए उसको डार्क बनाया। इसी तरह जब पेंटिंग बनाता हूँ, जब भी मैं काम करता हूँ, तो कई बार ऐसे होते हैं कि उसमें नए नए तरह के डिमांड आते हैं, और उसको पूरा करके जब चित्र बनता है, तो लगभग हरदम ये लगता है कि ये चित्र मैंने नहीं बनाया। ये चित्र जो है, मैं ज्यादा आध्यात्मिक नहीं बनना चाहता। इस चित्र के बनाने में चित्र की भी अपनी भूमिका होती है, क्योंकि ये कहते हुए मैं इसको जटिल भी नहीं करना चाहता एकदम, इसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा। पर ये सच है कि चित्र बनते समय चित्र ही बताते हैं। जो जैसे कहानी अगर आप लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, उपन्यास के पहले 2 अध्याय जो है वो आपके तीसरे अध्याय को निर्धारित करते हैं। ऐसा नहीं कि आप ही सोचे हैं। जब आप 2 अध्याय लिख चुके होते हैं, वो जीवंत अध्याय होते हैं। वो आपके सामने एक अध्याय है 2, और एक आप हैं तीसरे जो आप लिख रहे हैं। इन दोनों से आपका तीसरा अध्याय का जन्म होता है। उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले, कम से कम मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, ये पहला वाक्य और अंतिम वाक्य इसका उपन्यास का आपके दिमाग में था, अब बस आपने अपने पेपर में अपने डाउनलोड कर दिया, ऐसा नहीं होता है। जो सतत प्रक्रिया जो है, जो लिविंग, जो लाइव, जो वो है क्रिएशन का प्रोसेस है, उसमें क्रिएशन खुद जो है आपको डिक्टेट करता है। और वो जब तक अटेन नहीं कर लेता, जब तक अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। और इसलिए मजे की बात यह है कि जब मैं अपने चित्र को देखता हूँ 5 साल 2 साल बाद या थोड़े दिनों बाद, तो कभी कभी दोनों तरह की प्रतिक्रिया होती है। कभी आपको लगता है कि यार किस बेवकूफ ने इस चित्र को बनाया, इसमें तो ये नहीं। और कभी कभी लगता है ये तो असंभव है, ये मैंने कैसे बना लिया। ये जो है ना, ये एक स्वतंत्र दर्शक का अनुभव है। यही अनुभव उसको भी होता होगा। कोई, जैसे आपने मेरे अगर कोई चित्र देखे, तो आपको भी अनुभव हो सकता है कि ये क्या बेकार का चित्र बनाया, यह होगा कि बहुत अच्छा बनाया। तो इसी आजादी की बात मैं बार बार कह रहा हूं। अगर ये हम लोग पा लिए होते, तो कई समस्याओं से अपने को मुक्त कर सकते थे। जी। सर, ये बात आपने इसीलिए कही क्योंकि आप एक कला समीक्षक भी हैं। अमूमन कलाकार खुद कला समीक्षक नहीं होते हैं, लेकिन आपने कला की दुनिया पर टैगोर से लेकर के और तमाम पेंटरों पर, चित्रकारों पर आपने किताबें लिखी है, निबंध लिखे हैं। तो इसलिए जो आपने ये बात कही कि मुझे ही खुद अपना चित्र कई बार हल्की लगती है। एक सर प्रश्न पूछ रहे हैं, त्रिलोचन जी हैं, कई कल्याणी जी कह रही हैं कि अत्यंत सारगर्भित एवं प्रासंगिक व्याख्यान, धन्यवाद अशोक जी। चित्र को देखने जैसी स्वाभाविक क्रिया के विषय में यह महत्वपूर्ण हस्तक्षेप नितांत आवश्यक था। त्रिलोचन जी का एक प्रश्न है कि
क्या हम चित्रकला को समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं, शास्त्रीय और आधुनिक जैसे? तो चित्रकला में शास्त्रीय और आधुनिक जैसे चित्रकला में क्या मुख्य रूप से अंतर है? धन्यवाद इस प्रश्न के लिए, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि शास्त्रीय और आधुनिक चित्रकला के मामले में कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि चित्र या तो अच्छा होता है या तो बुरा होता है। चित्र में जो संयोजन होता है, जो संरचना होती है, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो चित्रकला को समझते हैं। जो शास्त्रीयता का एक आतंक होता है, जब आप चित्र को शास्त्रीय कहते हैं, जब चित्र को आप धार्मिक कहते हैं, जब चित्र को आप महान कहते हैं, जैसे कि बातों बातों में मैंने कहा था ना कि ये लियोनार्डो दा विंची का चित्र है, तो आपको तुरंत ही लगता है कि लियोनार्डो दा विंची इतने महान चित्रकार थे, उनका चित्र है, तो उसके बारे में मैं क्या देखूंगा, वो तो महान होगा ही होगा। उसी तरह आज के भारतीय चित्रकला में आप देखते हैं कि मान लीजिए कि आपको ये पता चले कि कोई चित्रकार है, तो वो गुमनाम है, उसको आपने कभी कोई चित्र देखा नहीं था, अखबार में आपने पढ़ा कि 16 करोड़ रुपए में उसकी पेंटिंग बिक रही। अब आम जनता की तो हिम्मत छूट जाएगी उसको देख के ये कहे कि चित्र बेकार है, क्योंकि 16 करोड़ रुपए ने उसको एक वैधता दे दी कि महान अगर चित्र ना होता 16 करोड़ क्यों खर्च करता। भाई जिसके पास पैसा है वही खर्च करेगा, लेकिन उसका पैसा तो कोई ऐसे सड़क पे पड़ा नहीं ना, उसकी मेहनत की कमाई है। ये सब सोच के आपको लगता है नहीं यार हमको समझ में नहीं आ रहा, हमको चित्र समझ में भले ना आए पर ये होगा ही बड़ा, क्योंकि 16 करोड़ बिका है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि 16 करोड़ के साथ चित्र का कोई संबंध नहीं। उसके 16 करोड़ होने के पीछे और तमाम तरह की चीजें हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये कहा कि अकबरी लोटा, अकबरी लोटा का उसकी कीमत से कोई मतलब नहीं है, उसका संदर्भ अगर अकबरी लोटा है, अकबर के जमाने का लोटा है, या जहांगीरी अंडा जो हम लोग आम कहानियों में पढ़े हैं, तो वहां पे एक संदर्भ है। वो जो पूरा मसला है वो संदर्भ का है, वरना लोटा तो लोटा है, जिसके पैर की उंगली में गिरे वो चोट खा जाता है। तो इसी तरह जो है हमारे यहाँ जो बार बार हम लोग जो कोशिश करते हैं कि कला समीक्षकों का भी अपना ज्ञान का आतंक विस्तार करते हैं, कि वो चित्र के बारे में ऐसी ऐसी चीजें खोज के लाते हैं कि आपको लगेगा नहीं यार हमको ही चित्र देखना नहीं आता है, हमको देखने के लिए हम विशेष शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। अगर आप सोचिए कि अगर शिक्षा की बात अपने को उसके लिए अपने तैयारी होने की बात होती, तो दुनिया में 5 लाख साल पहले मनुष्य के शरीर में ये जो अंगूठा है, अंगूठा सक्रिय हुआ था, और इस अंगूठा के सक्रिय होने से आपने एक कुछ पकड़ना सीखा था, वरना बंदरों जैसे हम केवल केला छील सकते थे। जब हमने हाथ में पकड़ा तो एक छड़ी पकड़ी या एक चौक पकड़ा या पत्थर पकड़ के अपने दीवार में लाइन खींची थी। ये लाइन कविता, साहित्य, संगीत सब की शुरुआत है, लेकिन चित्र पहले बने थे, और उस चित्र को बनाने के पीछे एक समूह, एक पूरा समाज था। जिसने बनाया था वो किसी अकेला चित्रकार नहीं था, सभी बनाते थे। जी शुरू में कहा था कि जो हमारे हमारे विकास क्रम में हम जब नगर की ओर गए तो हमने अपनी एक पहचान बनाई कि समाज में मैं अलग हूं, मैं एक चित्रकार हूं। उसको बनने के लिए मैंने 5 साल आर्ट्स कॉलेज में, 50 साल प्रैक्टिस में, ये सब करके मैं चित्रकार बना हूं। पर जो लोक कला के चित्रकार, जो ग्रामीण और आदिवासी चित्रकार हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। वो सभी चित्रकार सभी समूह में काम करते हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि शास्त्रीय चित्र और किसी नाम देने से, जैसे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए कि हम मधुबनी चित्र को देख रहे हैं, या कि हम एकदम क्लासिकल पेंटिंग को इसमें आपके बाबर नामा के चित्र को देख रहे हैं, अगर वो चित्र अच्छा है, वो आप इसके साथ आप थोड़ी देर समय बिता रहे हैं, आप उसमें आपको अच्छा लग रहा है, वो पर्याप्त है। वरना ये अच्छे बुरे के चलते तो हमने वर्ग बांट लिया ना। हमने जिनको चित्रों को, जो जो चित्र नहीं हमारे साथ खड़े हैं, हमारे गैलरी में नहीं, हमारी बातचीत में नहीं, हमारे कॉफी हाउस में जो डिस्कस नहीं करते हैं, इसका मतलब वो मूर्ख है। ऐसा मानना बिल्कुल गलत है, क्योंकि चित्र जो है अंततः जो है उसको स्वीकृति जो है वो समाज देता है। आज के तारीख में क्या हो रहा है, हमने एक छोटे से कमरे में इस कला को बांध लिया, जहाँ पे कलाकार है, जहाँ पे समीक्षक है, जहाँ पे क्रेता है कला के जो पेंटिंग खरीदते हैं, और आर्ट डीलर है। अब यही तय कर रहे हैं कि ये महान है, ये बड़ा है, ये शास्त्रीय है। इन सब, ये चाहे एकेडमिक्स भी है वहां पे, इतने छोटे दायरे में हम किसी निष्कर्ष में नहीं पहुंच सकते जब तक चित्र को समाज में नहीं ले जाते हैं, जब तक और एक और अधिकाधिक प्रदर्शनियों के माध्यम से लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं।
जी तक उसका मान निर्धारण नहीं होगा कि ये क्लासिकल है, ये क्या है, ये बड़ा है, ये छोटा है। जी जी। मेरी अपनी समझ से मैंने उनके प्रश्न को उत्तर दिया। मैंने नहीं जी बिल्कुल, और काफी प्रश्न आ रहे हैं। एक प्रश्न मैं सीमा शर्मा जी का लेना चाहूंगा। जी जी। दुनिया में ऐसी कोई लिपि है जो चित्रात्मक है हो? आ, जी लिपि तो चित्रात्मक ही होती, चित्र से ही लिपि का जन्म हुआ है। और यूं कहे तो सभी लिपियां चित्रात्मक ही होती हैं, और अपने अपने ढंग से। और विशेष रूप से आप अगर जापान में चले जाएं, मेरा अनुभव है कि जापान में, जापानी तो पढ़ना मुझे नहीं आता है, लेकिन जापान में कई मेट्रो स्टेशन के नाम मैं पढ़ रहा था, जी जापानी में लिखा हुआ था। तो जिन मेट्रो स्टेशन में हमारे साथ सुरेश जी थे, सुरेश ऋतुपर्ण, वो जापान में बहुत साल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो नदियां हैं, ये जो जो स्टेशन है, ये नदियों के नाम पे है। तो हमें इचिगावा एक जगह पे थे, वो एक गांव था, यहाँ पे ठहरे थे हम लोग। तो वहाँ पे ये जो इचिगावा एक नदी है। तो उस जो लिपि जो है, उसमें दो पैरेलल लाइंस हैं जो रिवर स्ट्रीम को बताते हैं। ये मुझे किसी ने बताया नहीं, मैंने उसको डी कोड किया कि जिन उसमें ये जो है दो पैरेलल लाइन जो है, ये निश्चित रूप से नदी को ही चिन्हित करता है। क्योंकि जब जब मैंने वो स्टेशन के नाम लिखे होते थे, उसमें मैं देखता था कि इचिगावा जैसे गावा जो है वो नदी से मतलब है, उसके ये दो लाइंस है। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जापानी चित्र, उसमें लिपि में चित्र आते हैं। ऐसे भी जैसे घर के आकृति के हैं, अगर आप जिन्होंने प्रश्न किया, अगर ये मीन कर रहे हैं, तो जापानी और चीनी चित्रकला में, लिपि में तो चित्र है ही है। और अपने जो अपनी मातृभाषा की लिपि में तो चित्र ही चित्र सबको नजर आते हैं। जी 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 बिल्कुल। एक प्रियंका, डॉक्टर प्रियंका कुलहरी हैं। वो कह रही हैं कि क्या कला की कोई विशिष्ट शैलियां या चित्रकला तकनीकें हैं जो तनाव से राहत दिलाने में ज्यादा कारगर हो? वो ये भी कहती हैं कि मैं आधुनिक कला को ज्यादा नहीं समझती हूँ। जैसा कि संगीत पर एक वक्ता ने कहा कि जो पुराना या भारतीय शास्त्रीय संगीत है वो तनाव को कम करने में कारगर हो सकता है, लेकिन समकालीन संगीतों में जो है वो बहुत ज्यादा शोर है। तो कला की कौन सी शैलियां हैं जो ज्यादा मददगार हो सकती है? जी, और भी कुछ प्रश्न हैं, उन्हें भी मैं लेना चाहूंगा, कम समय है लेकिन। हाँ जी, मैं प्रियंका जी से कहना चाहूंगा कि सबसे अच्छी बात है कि आप स्वयं तलाश लें, किसी की बात पे ना जाएं। ये चित्र आपको ज्यादा मदद कर सकते हैं और ये चित्र आपको मदद नहीं कर सकते हैं, इस पर ना जाएं। अधिकाधिक चित्र देखें। आज तो हमारे हाथ में इंटरनेट है, हम जितने भी चित्र हैं अधिक से अधिक चित्र देखेंगे। कुछ चित्रों में अपने अपने जो तनाव को हम मुक्त पाएंगे, कुछ चित्र में हमें नहीं भी अच्छा लग सकता है। तो ये चॉइस, इसकी आज़ादी आप में हो। मैं पहले से अब तक एक ही बात को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, द फ्रीडम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक डेमोक्रेटिक स्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी पूर्व निर्धारित व्याख्या पर मत जाइए। अगर मैं कह दूं कि अगर आप अमृता शेरगिल के चित्र देखेंगी तो उसमें आपको शांति मिलेगी, उसमें तनाव मुक्त नहीं होगा, मेरी बात पर मत जाइए। आप चित्रों को देख के खुद तय कीजिए, आपको निश्चित रूप से ऐसे चित्र मिलेंगे जो आपके रुचि के, आपके जो तनाव मुक्ति के जो मापदंड है उसके आधार पर तय होगा। कोई ये मेडिसिन नहीं है कि हेडेक है तो ये प्रिस्क्राइब कर दिया जाए पैरासीटामोल तो उसका हेडेक दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये निश्चित रूप से आपकी तैयारी, आपका बचपन, आपकी स्मृतियां, आपका पूरा जो बोध है, उसके आधार पर आप तय कर सकते हैं कि चित्र में कहाँ पे कौन सा चित्र दूसरे की तुलना में ज्यादा सुकून देगा। लेकिन चित्र एज ए होल आपको सुकून देगा। और आप किसी भी चित्र को देख लीजिए, इसमें कि बहुत कथाएं होंगी, अपने कोशिश से उन कथाओं से अपने को मुक्त कर लीजिए। आप देखेंगे कि चित्र जो है सचमुच आपको अच्छा लगेगा, या कि ये लगेगा कि चित्र अर्थहीन है। क्योंकि हमारे इतिहास में, भारतीय चित्रकला के इतिहास में बहुत ही दोयम दर्जे के खराब चित्र हैं, जिनको हम महान इसलिए मानते हैं कि उनके संदर्भ महान है। तो ये तरीका नहीं हो सकता है। इतिहास में चित्र को जिंदा रखने का ये तरीका नहीं है। चित्र वही जिंदा रहेंगे जो सचमुच के अच्छे होंगे। कभी मौका मिलेगा तो इस पर बात करेंगे कि किस तरह से हमने चित्रों के इस यात्रा को, 2000 सालों की यात्रा को तय किया है। नहीं नहीं बिल्कुल सर, मैं तो चाहूंगा कि एक व्याख्यान तो इस पर आप हमारे यहाँ दें ही,
और भविष्य में मैं चाह रहा हूँ कि आपने जो कविता पोस्टर को लेकर के एक समय बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, तो हमारे बच्चों को कभी उस पर ये कार्यशाला दें। और मैं समय लेना चाहूंगा आपसे, अभी जब कॉलेज खोलेगा तो। फिलहाल डॉक्टर शुभा द्विवेदी जी कह रही हैं कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए धन्यवाद। लगभग सभी रचनात्मक प्रक्रियाएं प्रतीकात्मक रूप से चित्रकार की मानसिक स्थिति और उसके दर्शन से जुड़ी होती है। वान गॉग की प्रसिद्ध कृति द स्टोरी नाइट के बारे में कुछ बताने समझाने की कृपा करें। वैन गॉग की कृति स्टारी नाइट ही क्यों हो, और भी चित्र महान है, पर स्टारी नाइट निस्संदेह बहुत ही जबरदस्त एक पेंटिंग है, और मुझे सौभाग्य है कि मुझे इस चित्र को देखने का मौका मिला है। तो स्टारी नाइट का जो सबसे जो बात आपको आकर्षित करती है, आपने अगर गौर किया हो कि चित्र में हम आकाश देखते हैं, आकाश में बादल उमड़ रहे हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो नेट पे सर्च करके एक बार जरूर देखिएगा। बादलों की जो उपस्थिति है वो हॉन्टिंग, जो सुबह का जो कभी कभी हवा चलती है सुबह, अगर आपने वो गौर किया हो, कभी अनुभव किया हो कि उसकी कोई दिशा निर्धारित नहीं है, वो हवा चल रही है, और उसमें लगता है कि बादल जो उन्हीं हवाओं से घुमड़ रहे हैं। तो उसके जाने के जो जो बादल के घुमड़ने के जो रास्ते हैं, वो वैन गॉग ने छोटे छोटे स्ट्रोक से उसको डिनोट किया है। ब्लू स्काई को कहीं पे डीप ब्लू, कहीं पे लाइटर ब्लू, कभी व्हाइट के मिश्रण से उसको डिनोट किया। बीच में एक पीला चांद है, और इस तरह के आसमान देखने के हम अनभिज्ञ रहे। इसके पहले हमने कभी ये आसमान किसी क्षेत्र में नहीं देखा था, तो हम एक नई चीज से देखते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि बाएं हाथ पे उस चित्र में एक वर्टिकल साइप्रस ट्री है। साइप्रस ट्री आपको ये बताता है कि चित्र को एक डेप्थ देता है, जिसे कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कहते हैं। मैं थोड़ा सा एकेडमिक बन रहा हूँ, जिस जी चित्र की अनुपस्थिति में चित्र को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो रात के खत्म होने के पहले का समय है, सुबह होने के पहले और रात के खत्म होने के पहले, जिसमें कि साइप्रस ट्री बिल्कुल काले में है। इसको सिलवेट कहते हैं। जो प्रकाश के अगेंस्ट में अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट आ जाए तो छाया चित्र या सिलवेट कहते हैं, जो ब्लैक में आता है। इसकी उपस्थिति से क्या होता है, जो पूरा जो दृश्य है वो उसके तीन हिस्सों में बढ़ता है। एक तो ये फोरग्राउंड है, उसके बाद वो जो गांव है जिसके अंदर एक चर्च भी है, और उसके पीछे जो आसमान है जिसमें कि बादल घुमड़ रहे हैं, और जहाँ पे चांद है पीले रंग का। तो उसके बीच में जो जो गांव बना है, जो छोटे छोटे मकान है, उसको आप गौर से देखेंगे तो उसमें कई घरों में बत्तियां जल रही है और कई घरों की बत्तियां नहीं जल रही है। ऐसा सुबह है जो लोग जाने के पहले बत्ती जलाते हैं। ये हालांकि कहीं लिखा नहीं है। इसको आप जब देखेंगे तो आपके सामने खुद ऐसा लगेगा, जो कहानी के आधार पे चित्र बनते हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, इन कथाओं के आधार पे चित्र बनते हैं, यहाँ चित्र के आधार पे कथा बन रही है। ये किसी संदर्भ जो है आपके संदर्भ है, आपका अनुभव है। मैंने देखा कि रेलवे कॉलोनी में सुबह की ड्यूटी में जब लोग जाते हैं, किसी लेबर कॉलोनी में सुबह के समय में, अगर 3:30-4 बजे हैं, उन कॉलोनी के बगल से गुजरे तो आप देखेंगे कुछ घरों में बत्तियां जलती, कुछ घरों में बत्तियां नहीं जलती। जहाँ पे स्कूल के बच्चे जाते हैं बहुत सुबह, उनके घर में बत्तियां जलती है। वैसे ही लगता है कि स्टारी नाइट के उस बस्ती में किसी के घर में बत्ती जल रही है, किसी के घर में नहीं जल रही है। जहां बत्तियां जल रही वहां से शायद कोई मजदूर अपने काम को निकलने वाला हो। ये चित्र उस चित्र में नहीं लिखा है। इस चित्र को इस तरह से व्याख्या किसी ने पहले नहीं की है, कम से कम मैं नहीं जानता। लेकिन जब आप देख रहे हैं तो ये कथाएं स्वतः जन्म लेती, और इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है? एक चित्र देखने का सुख क्या हो सकता है? आपके तनाव मुक्ति का इससे बेहतर रास्ता क्या हो सकता है? और बिना चित्र के सहारे जितना मैं समझा सका आपको, वो मैंने आपको समझाया। उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस चित्र को जरूर देखें। ये चित्रकला के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण चित्र है, और इसको संदर्भ के कट के देखें। जो इसमें बहुत लिखी गई है बातें, उनको छोड़ दीजिए। बिना गूगल किए सिर्फ चित्र देखें। शरीर मैंने कहा कि बिना गूगल पर अबाउट पेंटिंग, बिना पढ़ के देखें। बिल्कुल बिल्कुल। जी एक बार वो आदत हो जाएगी फिर तो म्यूजियम में भी आप जाके कहेंगे कि मुझे गाइड नहीं चाहिए। जी, ये स्टारी नाइट है, STARRY, स्टारी नाइट।
तारों वाली रात, यही ना सर? हाँ, तारों वाली रात, तारों वाली रात। सीमा, एक प्रश्न और ले लेता हूँ सर। जी जी, जरूर जरूर। हाँ, संगीता दास कह रही हैं कि वक्त कब बीत गया पता नहीं चला, सच इंग्रोसिंग सेशन। विकास शर्मा जी का प्रश्न है, अ, महोदय आपका सबसे प्रिय चित्रकार और चित्र कौन सा है? साथ ही मोनालिसा में ऐसा क्या है जो वो चित्र इतना अधिक प्रसिद्ध है? आपने तो उस पर उपन्यास भी लिखा है, मोनालिसा हंस रही थी, और बहुत चर्चित वो उपन्यास रहा है। हालांकि मोनालिसा के बारे में मैं एक ही प्रश्न को उत्तर दूंगा, मोनालिसा वाला, क्योंकि जी आपको समय समय भी हो गया। जी मोनालिसा के बारे में फिर वही बात कि मैं बिना चित्र के सहारे मैं आपको बता रहा हूँ। जी और अगर आपके सामने चित्र खुला हो तो आप अपना देख लेंगे। अब मोनालिसा एक महत्वपूर्ण चित्र है, उसके कई कारण हैं। मैं कुछ कारणों को मैं अंडरलाइन करूंगा, और बाकी श्रीधरम जी के पास मेरा लेख भी मिल जाएगा, आपको उनसे ले लीजिएगा। जी मैंने लिखा क्योंकि मोनालिसा के बारे में आम लोगों के का अनुभव यही है, लोग कहते हैं जो कि उसमें कुछ है वह नहीं, वो बड़ा आम सा एक चित्र है, लेकिन लोगों ने उसको उछाल दिया है और उसको ओवर पब्लिसाइज्ड है, और इसलिए उस म्यूजियम में भीड़ भी बढ़ती है, कई तरह की बात करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको उस तरह से एक दो तीन श्रेणी में न रखें। अगर चित्र को देखेंगे तो आप गौर करेंगे कि उसमें जो महिला बैठी हुई है, उसके शक्ल को अगर देखेंगे, उसके चेहरे को अगर देखेंगे, उस चेहरे पे कहीं पे भी हार्ड लाइन नहीं है। हार्ड लाइन का मतलब ये है कि अगर मैं मुस्कुरा रहा हूं, और जिसको कि आप कह रहे हैं कि मैं मुस्कुरा रहा हूं, मुझको देख के आपको लग रहा है कि मैं सोच रहा हूं। क्यों सोच रहा हूं? चिंता में डूबा हुआ हूं, क्योंकि मेरे माथे पे लकीरें आ रही है, ये लकीरें हार्ड लाइन है। जब हम एक पेंटिंग बना रहे हैं तो पोर्ट्रेट में हार्ड लाइन का इस्तेमाल करते समय हम 10 बार सोचते हैं, क्योंकि पोर्ट्रेट में ये एक डेफिनेट मूड को डिनोट करता है। मोनालिसा के चित्र में कहीं हार्ड लाइन नहीं है। जैसे हार्ड लाइन होने की संभावना थी, वो महिला का चित्र है, पुरुष का नहीं है। हार्ड लाइन बन सकता था उसकी मूंछों से, मूंछें तो है नहीं। तो उसका दूसरा था कि भौं से बन सकते थे। जो भौहें हैं वो हार्ड लाइन से बन सकती थी, लेकिन इस चित्र में उनकी भौहें नहीं है। आप देखेंगे कि मोनालिसा में भौहें नहीं है। अब तीसरी बात आप गौर करेंगे, मोनालिसा के गाल में एक हल्की सी परछाई है जो डिप्रेशन से बना है, वो एक पॉइंटर का भी काम करता है। पॉइंटर जो है उसके होठों की तरफ जा रही है। ये होठों से पॉइंटर जो है आप देखेंगे होते उसके नाक से गुजरते हुए आप आंखों तक पहुंचता है। ये जो पूरा जो सर्कल बनता रहता है, ये कहीं आपको स्थिर होने नहीं देता है, और स्थिर ना होने के कारण आपको लगता है ये लड़की, ये औरत जो है मुस्कुरा रही है। फिर जब लौट के आते हैं तो लगता है कि विषादग्रस्त है। फिर ये जो मिस्टिसिज्म, ये जो एक अद्भुत चीज बनती है कि इसमें आप निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते हैं कि औरत क्या है, ये क्या सोच रही है। और ये उन्होंने हासिल किया है चित्रकार ने, मल्टीपल लेयर देके। उन्होंने चित्र बनाया, भौहें सब बनाई, उसके बाद शायद उन्होंने एक के बाद एक लेयर देखे, जिसको कि तकनीक के रूप में स्फुमातो कहते हैं। उस तकनीक से उन्होंने उसको ढकते ढकते जो हमारे सामने आज उपस्थित है, उसमें उनके चेहरे में मैं, और सब तो, और जो खासियत है उसको तो अभी बाद में कभी बात कर लेंगे। पर केवल शक्ल को अब की बार जब इस कार्यक्रम खत्म हो जाए, उसके बाद मोनालिसा के चित्र को आप उसके चेहरे को देखिएगा, और उसमें इन चीजों को कि आपका आई मूवमेंट क्या हो रहा है, आपका दृष्टिपथ क्या है। तो आप देखेंगे कि एक चक्राकार रूप में उसके गाल से होते हुए, होठों से होते हुए, नाक से होते हुए, आंख और भौं होते हुए, फिर वो बैक करता है। तो ये जो सर्कल है बार बार आपको किसी निश्चित जगह पे नहीं रोकता है, और आपको किसी निश्चित निष्कर्ष पे नहीं पहुंचाता है कि ये महिला जो हंस रही है या महिला जो है उदास है। मैं शायद अपने कम शब्दों में समझा पाया, पर इतना कम बिल्कुल। भी नहीं है। इसके इसके बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं, कि उस महिला के दोनों तरफ जो लैंडस्केप है, जो दोनों तरफ दो लैंडस्केप है, वो दो लैंडस्केप है, एक लैंडस्केप का कंटिन्यूएशन नहीं है। जो बायां लैंडस्केप है वो दाहिने लैंडस्केप का कंटिन्यूएशन नहीं है। दो भिन्न भिन्न लैंडस्केप है, दोनों का परिप्रेक्ष्य अलग है। अगर हम किसी दृश्य को देखते हैं, मैं अगर अकेले देख रहा हूं तो उसका परिप्रेक्ष्य एक होगा, पर चूंकि बीच में महिला बैठी हुई है तो वो दो हिस्सों में बढ़ता है।
तो आमतौर पे इसको कंटिन्यूअस होना चाहिए, जबकि ऐसा है नहीं, दोनों अलग अलग हैं। फिर तीसरी बात यह है कि उसके चेहरे पर जो रोशनी पड़ी है, उसके सीने के ऊपर एक तीसरी दूसरी रोशनी है, और तीसरा उसके हाथ के ऊपर है। तीनों की इंटेंसिटी अलग है। इन सब चीजों के जो जो मिस्ट्रिसिज्म के मिस्ट्रिक कहते हैं मोनालिसा के बारे में, वो हंस रही है या नहीं हंस रही है, इसको आप अब की बार देखेंगे तो आप खुद ही इसका उत्तर पाएंगे कि ये श्रेष्ठ भोग है या नहीं, मुझे नहीं पता, पर महान तो निस्संदेह है, महान। बिल्कुल। धन्यवाद। सर, अंतिम जाते जाते एक बात जी सिर्फ आपसे पूछना चाहूंगा। जी। मैं प्रश्न समाप्त कर रहा हूँ। हम्म, विकास जी कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रयास करूंगा आपके कहे कहे अनुसार समझने का। आप उस उपन्यास लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, निबंध और बाकी तो समीक्षा लिखते ही हैं। आप कैसे एक फॉर्म की तलाश करते हैं कि मुझे इस पर चित्र बनाना है और इस पर कहानी या उपन्यास लिखना है, और इन फॉर्मों के बीच में तालमेल कैसे बिठा लेते हैं? थोड़ा हम जैसे लोगों को सीखने के लिए ये बात पूछ रहा हूँ। मैं एक चीज का विरोध करता हूँ, मुझे नहीं समझ में आती बात, जो कलाओं के अंतर संबंध के बारे में लोग बात करते हैं। मुझे कलाओं के अंतर संबंध से ज्यादा जरूरी लगता है कि कलाओं के अंतर क्या है, अंतर संबंध से ज्यादा जरूरी का अंतर क्या है, क्योंकि बगैर उसको समझे अंतर संबंध तो बात की बात है, पहले अंतर को समझ लेना चाहिए। जैसे कि आपने अभी कहा कि चित्रकला और मेरे लेखन के साथ जोड़ा है, हालांकि इसका बहुत ज्यादा रिश्ता रहता नहीं है। शास्त्रीय ढंग से जो हमारी समीक्षा परंपरा है, तो उसमें तो इसको जोड़ा जाता है, पर मैं नहीं जोड़ पाता हूँ, क्योंकि चित्रकला के साथ जो फॉर्म की बात आपने कही है, वो फॉर्म जो है वो एक रविन्द्रनाथ टैगोर की पेंटिंग का उदाहरण ले सकता हूँ, कि रविन्द्रनाथ टैगोर की पेंटिंग में आप देखेंगे कि चिड़िया बनाते थे बहुत, फूल बनाते थे बहुत, आप मनुष्य की आकृति बनाते थे, पर वो जो पक्षी है, अगर दुनिया में 2000 किस्म की पक्षियां हैं, किसी के चोंच छोटे हैं, किसी के चोंच लंबे हैं, किसी के पैर छोटे हैं, किसी के पैर बड़े हैं, किसी के पर बड़े हैं या पर छोटे हैं, कई तरह की विविधताएं हैं, पर रविन्द्रनाथ टैगोर जो चिड़िया को बनाते हैं, वो 2001 नंबर की चिड़िया होती है। तो मुझे लगता है कि सृष्टि शब्द जो है, क्रिएशन, क्रिएशन शब्द का, मान लीजिए कि मैं तो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, लेकिन जो 2000 चिड़िया है, वो कहीं ना कहीं बने तो होंगे ना, किसी भी किसी तरह से वो बने, यानी बने मतलब वो दे हैव बीन क्रिएटेड, तो उनकी सृष्टि हुई है। और मैं एक सृष्टा हूं, एक चित्रकार हूं, जब मैं अपनी चिड़िया बनाऊंगा वो मेरी चिड़िया होगी। जैसे फूल है, जिसको गुलाब से आप परिचित हैं, गेंदे से आप परिचित हैं, पर अगर मैं चित्रकार के रूप में मैं जो चित्र फूल बना रहा हूं, उसको देख के आप निस्संदेह कहेंगे कि हाँ ये फूल है, पर लेकिन ये नहीं कहेंगे कि गेंदा है या गुलाब है या गुड़हल है। तो ये फॉर्म की तलाश इस तरह होती है कि फॉर्म की तलाश जो है, उस महान सृष्टा को चुनौती भी है। उनके बने हुए जो जो कायनात में जो कुछ चीज दिख रही है, उसको रिक्रिएट करना, कि उसको कॉपी कर लेना, ये मुझे नहीं लगता कि कोई सृष्टि है। मैं आपकी तस्वीर बहुत हूबहू बना लूं तो इसमें कोई बात नहीं है, कोई खासियत। अगर मैं कोई चीज रचता हूं मेरे अपने ही तरह से, मेरे अपने जो ह्यूमन फेसेस हैं, मेरे अपने जो फूल हैं, मेरे अपने जो फ्लोरा एंड फोनाज हैं, जो जानवर हैं, जो भी हैं, वो देखिएगा, अगर गौर करेंगे तो एक फॉर्म में है। केवल मेरे ही नहीं, आप किसी भी चित्रकार का देखेंगे, वो चाहे हुसैन साहब का देख लीजिए, कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ उनके साथ, पर ये चाहत रहती है, कोशिश रहती है कि हम अपनी एक दुनिया बनाएं, जो इतनी बड़ी चीज में अपनी दुनिया हो, और उसके जरिए हम क्या कहें ना कहें वो बात की बात है। पर ये जो 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 दृश्य है, जो आप देख रहे हैं, जो मेरे चित्रों में देखते हैं, वो आपको मेरी दुनिया तक ले आए, न कि उस दुनिया तक ले जाए जिस दुनिया से आप पूर्व परिचित हो। इतना ही है। जी बिल्कुल। और इसीलिए हमारी भारतीय परंपरा में कहा गया है, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। वे स्वयं निर्माता होते हैं और अपनी दुनिया के बादशाह होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बारीकी से और इतने आसान शब्दों में, कि वो हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, उनकी जो टिप्पणियां आ रही हैं उसी से पता चल रहा है कि उन्होंने इस भाव को ग्रहण किया है। और निस्संदेह आज के बाद जब वो किसी चित्र को देखने जाएंगे, तो इसी रास्ते से उस चित्र में प्रवेश करेंगे, पेंटिंग को देखेंगे और अपना तनाव कम करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार सर।
हमारी पूरी टीम, महाविद्यालय ARSD कॉलेज, TLC रामानुजन, हमारे प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा जो हमारे प्राचार्य हैं और लगातार ये कहते हैं कि अलग अलग अच्छे अच्छे वक्ताओं को आप लोग जोड़िए, तभी कोई कार्यक्रम हमारा सफल होगा। IQAC की कन्वेनर प्रोफेसर विनीता तुली और इस कार्यक्रम की संयोजिका प्रोफेसर अंजलि गुप्ता और अभी जो हमें तकनीकी सहायता दे रहे थे डॉक्टर लोकेश गुप्ता, सबकी तरफ से आपको धन्यवाद और सबको मेरी ओर से शुक्रिया, आदाब, बहुत बहुत आभार सर। और आप सभी का जो इसमें शामिल हुए, न सिर्फ शामिल हुए, जीवंतता आपकी बनी रही अपनी टिप्पणियों से, आप सभी का आभार। तो हम मिलते हैं 2:30 बजे अगले सत्र में। थैंक यू सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद।